वेल सो मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? प्लीज बताओ। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यस, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलो 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 दोस्तों, ओके, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो ये लेक्चर 02B है। ओके, 02A हुआ था हमारा, और बीच में फिर मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से कुछ 1.5 डे या 2 डेज हमारे सेशन नहीं हो पाए। नाउ आई एम ठीक है, अभी अच्छा हूँ, पर कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ। पर आज का सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 02B जो है, आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। सो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज ही मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो हमारे इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर हैं, और हमारी एग्ज़ाम थोड़ा बहुत पोस्टपोन होने के चांसेस है, 10 to 15 डेज। कंफर्मेशन नहीं है, पर 99% चांसेस है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक इलेक्शन की डेट्स नहीं आई है और ये बातें चल रही है। तो जैसा आपको बता दिया, पर हमें उसके हिसाब से नहीं चलना है। ओके, हम तो यही समझ के चलते हैं कि हमारी एग्ज़ाम जो है, ओके, यहाँ जो डेट प्रिस्क्राइब की है उसी डेट को होगी। और अगर एक्सटेंड होती है तो वो हमारा बोनस है। ठीक है, चलिए चलिए। ओके, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि ऐप पे कनेक्ट हो जाइएगा। तो जो स्टूडेंट ने ये कोर्स बाय किया है, तो ऐप पे कनेक्ट हो जाओ प्लीज़। ओके, क्यों? क्योंकि मैं पहले क्वेरी ऐप की लूँगा। आपको ऐप से यूज टू होना है। डन? आपको ऐप से यूज टू होना है। और ये दोनों के लिए बेटा, ये कोर्स CA CMA दोनों के लिए है। तो यहाँ पे ये कोर्स देख सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर फिर से कह दूं, 02B है। चलो दोस्तों, मैंने डिस्कशन कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है, एक चार्ट में हमने ड्रॉ किया था। चार्ट बुक आपके सामने अगर आप रखोगे, तो हमने ये देखा था कि यस, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स में ध्यान से सुनिएगा। ओके, वो चार्ट सामने रखिएगा। कुछ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर GST फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे 5 गुड्स है: पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम, जिसके ऊपर GST बिल्कुल नहीं है। 2 कैटेगरी ऐसी है जिसके ऊपर एक्साइज है और GST है। और तीसरा कैटेगरी ऐसा है कि बाकी तो सारे गुड्स पे GST ही आता है। टोबैको टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई मैन्युफैक्चर करेगा तो एक्साइज भी लगेगा। ओके, प्लस वो एक्साइज ऐड करके जो अमाउंट आएगी 2,40,000, उसके ऊपर CGST और SGST भी लगेगा। लेकिन ख्याल रहे, एक्साइज ओनली ऑन मैन्युफैक्चर। तो दैट आगे अगर कोई समझ लो मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को बेचा और होलसेलर आगे बेच रहा है, तो उसके ऊपर सिर्फ GST लगेगा, क्योंकि एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे ही आता है, उसके बाद नहीं आता है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर बिल्कुल भी GST नहीं है। पर ये आपको लर्न करना पड़ेगा, अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज है और यहाँ पे वैट या CST है। उसके बाद में ओपियम, हिम, नार्कोटिक्स, नार्कोटिक ड्रग्स, ओके, ये इसके ऊपर यस GST भी लगता है और स्टेट एक्साइज भी लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी GST नहीं है, वो हमारे फर्स्ट पार्ट में आता है। और जहां तक देखा जाए तो इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, तो इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट और CST लगेगा। और एंटरटेनमेंट टैक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेट का, जो GST के साथ सब्सिम हो गया, इसलिए GST आने के बाद अब ये स्टेट का ET नहीं लगेगा, लेकिन लोकल अथॉरिटी का ET अभी भी GST आने के बाद लगेगा। और रियल एस्टेट का हमने कंटिन्यू किया। चलो, अब यहाँ पे GST काउंसिल, अगर हम बात करें GST काउंसिल की, तो GST काउंसिल का स्ट्रक्चर, यस, मैंने होमवर्क दिया था आपको कि ये लिख के देखना कि आपने होमवर्क होमवर्क नहीं करोगे तो फिर पास नहीं होगे। मेरे साथ होमवर्क करना, अच्छे मार्क्स से पास होना है, ये बैच का रियली फायदा लेना है। ये बैच मैं आपको कह देता हूँ, जो ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन कंप्लीटली एग्जाम के हिसाब से डिज़ाइन हो रही है, और आपको मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं सच में कहता हूँ, ये जो टाइम दे रहे हो, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम, ओके, जितना होमवर्क दिया उसके लिए हाफ आवर ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। GST वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप टैक्सेशन में अगर 50 में से 40 GST या 40+ GST में स्कोर कर लो बॉस, ओके, तो मैं कह देता हूँ आप इजीली 60 या 70+ जा सकते हो। ओके,
मैनी एक्साइज जब भी कहूँ बेटा खुशबू, एक्साइज जब भी कहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग पे रहता है। ओके, तो वो स्टेट एक्साइज हो, सेंट्रल एक्साइज हो, एक्साइज इज द टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर, ठीक है। ओके चलिए, उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट मेमोरी टेक्निक बने, आपको ये स्टेट याद रखने पड़ेंगे। चलो मेरे साथ एक बार, ओके, आपके मेमोरी टेक्निक के हिसाब से याद रख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, आपने इसकी मेमोरी टेक्निक बनाई होगी। ओके, बेटा आवाज आवाज आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, डोंट वरी, आवाज बढ़ जाएगी बेटा। आज सिस्टम का वॉल्यूम कम नहीं है, मेरा वॉल्यूम कम है, ठीक है। सिस्टम का वॉल्यूम सही है बेटा, मेरा वॉल्यूम कम है। हेलो, डोंट वरी, आ जाएगी आवाज। हेलो, हेलो, हाँ। वीडियो लैग हो रहा है, सब ठीक चल रहा है ना? अगर वीडियो लैग होता है, कुछ भी होता है, तो आप जो है क्लोज करके फिर से रिकनेक्ट हो सकते हो। क्लोज करके फिर से रिकनेक्ट हो सकते हो। चलो, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। उसके बाद में जीएसटीएन मैंने बताया। जीएसटी के जिन्स कैसे डेवलप हुए, कोई काम का नहीं है, आपको ये लर्न वन करने की जरूरत है नहीं। ओके, बस इतना याद रखना कि 101st अमेंडमेंट हुई और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल हुआ। 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल हुआ। डन। चलो बेटा, ओके, उसके बाद में हाँ। चलो आ जाते हैं, आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है। भाई, उसको तो बेस पसंद है। चलिए, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड सिस्टम। अब डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड सिस्टम, एग्जिस्टिंग का मतलब लिख दो। एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड टैक्सेस, ओल्ड टैक्सेस। और ओल्ड टैक्सेस कौन से थे? दैट इज ओके, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, वैट और सीएसटी। सेंट्रल एक्साइज, वैट और सीएसटी। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। गलती से पूछ लिया तो मैं समझा देता हूँ। क्योंकि अब 2017 के पहले अभी जो है लगभग 7-8 साल हो गए हैं। अब 2017 के पहले क्या प्रॉब्लम्स थे, ओके, आज आपको नहीं पूछ सकते, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए अभी पूरा सिस्टम जीएसटी अप्लीकेबल है। अगर पूछा भी गया तो मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ। हाँ, रेगुलर बैच में मैं ये बात समझाता हूँ बहुत, इससे कि भाई पुराना क्या था, क्योंकि वहाँ स्पेस होता है, टाइम होता है। यह हमें एग्जाम के हिसाब से डिज़ाइन करना है। इसलिए अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स कुछ समझ में नहीं भी आया तो डोंट वरी, ओके, जितना समझ में आया इनफ, कि पुराने टैक्सेस में क्या प्रॉब्लम थे, जितना समझ में आया इनफ। जो नहीं समझा उसके ऊपर ओके हमें और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है। वो कौन से पॉइंट थे मैं बता देता हूँ। Double taxation system. Earlier, some items were treated as both goods and services that led to double taxation. Okay, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। Okay, इसको किस तरह से डबल टैक्सेशन कैसे होता था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे केस थी बीएसएनएल की, और बीएसएनएल की केस में समझेगा, आपको पूरा समझ जाएगा और अच्छे से मैं कवर भी कर लेता हूँ। बी सिम कार्ड की केस थी। अब सिम कार्ड जो है, यहाँ पे क्या होता था, बीएसएनएल जो है सिम कार्ड, यहाँ बीएसएनएल ले लो, आइडिया ले लो, जियो ले लो, ये सिम कार्ड ओके यहाँ पे रिटेलर के थ्रू, रिटेलर और सेलर के थ्रू आप तक पहुंचाते थे। ओके बेटा, जो भी प्रॉब्लम है आखिरी में लेना है ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, आखिरी में आपका ऑर्डर आईडी, आपका प्रॉब्लम, सब सब आखिरी में लूंगा। तो अब रिटेलर सिम कार्ड खरीद रहा है। अब ये सिम कार्ड जब रिटेलर खरीदता था, समझ लिया रिटेलर इसके पास मोबाइल है, और ये मोबाइल में ये छोटू सा सिम कार्ड जब डाल रहा है, तो वो जब सिम कार्ड खरीद रहा है, तो सिम कार्ड खरीद रहा है, सिम कार्ड की प्राइस थी ओके यहाँ पे 300 रुपये।
तो ये सिम कार्ड 1 जुलाई 2017 के पहले, यानी अगर हम पुरानी बात करें तो ओल्ड ओल्ड सिस्टम जब था, तो ओल्ड सिस्टम में ये सिम कार्ड 300 रुपये पे कौन सा टैक्स लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ओके, एक्साइज ये टैक्स जो था इसका रेवेन्यू सेंट्रल के हाथ में था। सॉरी, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स जो था, सर्विस टैक्स जो पुराना टैक्स लगता था जीएसटी आने के पहले, ये रेवेन्यू सेंट्रल का था, ये रेवेन्यू सेंट्रल का था। और वैट जो था, ये वैट रेवेन्यू स्टेट का था, वैट जिसे पुराना सेल्स टैक्स भी कहते थे, तो वो स्टेट के हाथ में था। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट का मानना था कि ये जो सिम कार्ड है, ये सिम कार्ड सेल ऑफ गुड्स है, तुमने सिम कार्ड बेचा सेल ऑफ गुड्स है, इसलिए ये 300 रुपये पे वैट लगेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना था नहीं नहीं, ये तो सर्विस है, सिम कार्ड तो सिर्फ जरिया है। ओके, जब सिम कार्ड आप मोबाइल में डालोगे तो आप सर्विस से कनेक्ट होगे, टेलीकॉम सर्विस से कनेक्ट होगे, इसके लिए इसके ऊपर जो लगेगा वो यहाँ पे ये सर्विस है, और सर्विस के ओके सर्विस टैक्स लगेगा। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता, ये इंडस्ट्री जो सिम कार्ड बेच रही थी कि भाई सिम कार्ड जब बेचा जा रहा है तो वो गुड्स है या सर्विस है। अब दो, पहले क्या होता था, सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवल का रेवेन्यू था, और गुड्स का वैट जो लगता था, गुड्स पे वैट वो सेल्स स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। तो यहाँ ये झगड़ों की वजह से सेंट्रल और स्टेट दोनों झगड़ते थे, और ये झगड़ों की वजह से सिम कार्ड पे सर्विस टैक्स लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है ये सर्विस है। ओके, और ये सर्विस है तो इसके ऊपर 15% का क्या लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा। नाउ वैट डिपार्टमेंट का कहना था, यानी स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि ये ओके गुड्स है, सिम कार्ड गुड्स बेचा आपने, और गुड्स बेचा तो वैट लगेगा, वैट 12%। तो यहाँ पे टोटल डबल टैक्स हो जाता है। डबल टैक्स मतलब ओके भाई ये क्या लगा के रखा, 15% सर्विस टैक्स, 12% वैट, यानी 27% सिर्फ हम टैक्स दे रहे हैं। ओके, एक तो उसको गुड्स बोलो या सर्विस बोलो, ऐसे बहुत कंफ्यूजन थे पुराने इसमें। जैसे एक और केस आपको बताना चाहूंगा, और वो केस है विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। आपने कभी ये ऐड देखा है, ऐड सुना है आपने कभी? ओके, यस बोलो, यस, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गई थी विको वज्रदंती की, और केस ये था कि विको जो क्रीम है वो टर्मरिक है या कॉस्मेटिक है। अगर विको ये टर्मरिक कहा जाए तो वो तो मेडिसिन हुई, मेडिसिन पे रेट 0 था, और कॉस्मेटिक पे रेट यहाँ पे 25% का था। तो उसको क्या बोले, टर्मरिक बोले या कॉस्मेटिक बोले? ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गई। वो बात अलग है कि कोर्ट ने बाद में उसको कॉस्मेटिक में क्लासीफाई किया, लेकिन क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, कंपनी ने उसको टर्मरिक में क्लासिफाई किया था, मेडिसिन, और टैक्स 0 रखा था, जबकि डिपार्टमेंट ने कहा था कि नहीं वो कॉस्मेटिक है और टैक्स जो है 25% का टैक्स आएगा। इन सिंपल वर्ड ऐसे गड़बड़ होती थी। यहाँ पे कभी कभी ओके गुड्स, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी गुड्स है या सर्विस है, ओके ये भी बहुत गड़बड़ होती थी। सेंट्रल का कहना था कि ये सर्विस है, स्टेट का कहना था ये गुड्स है, तो दोनों टैक्स होते थे। दोनों टैक्स होने की वजह से एक ही एक्टिविटी पे 2 टैक्स लगते थे। तो ये जो डेफिशिएंसी थी कि टू क्लासीफाई एनी एक्टिविटी एज अ गुड्स और सर्विस, ये जीएसटी में खत्म कर दी। आज अगर मैं इसको ही जीएसटी में लूँ तो जीएसटी में अब ओके ये गुड्स है या सर्विस है सवाल ही नहीं है। तुमने 300 रुपए का ट्रांजेक्शन आया तो सीजीएसटी 50% सेंट्रल लेगा, 50% स्टेट लेगा, बात खत्म। 50% सेंट्रल लेगा, 50% स्टेट लेगा, बात को खत्म कर दिया गया। ओके, यानी अब इतना कोई मेजर नहीं रहा कि गुड्स है सर्विस है। पुराने इसमें मेजर क्यों था? पुराने इसमें इसलिए मेजर था क्योंकि सर्विस होती थी तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स जो सेंट्रल का रेवेन्यू होता था, और गुड्स होता था तो वैट ये स्टेट का रेवेन्यू होता था। दोनों गवर्नमेंट झगड़ती थी, ओके सेंट्रल और स्टेट। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी ट्रांजेक्शन हो गुड्स या सर्विस का, आधा सेंट्रल आधा स्टेट, इसलिए अब कोई इसमें गड़बड़ ही नहीं रहा। तो ये एक डेफिशिएंसी थी, और वो डेफिशिएंसी थी डबल टैक्सेशन ऑन सिंगल एक्टिविटी। ओके, डबल टैक्सेशन ऑन सिंगल एक्टिविटी। तो इसको जीएसटी आने के बाद खत्म किया गया। भाई कुछ डेफिशिएंसी है इसलिए तो नया सिस्टम लाना पड़ता है ना। भाई क्यों सोचा गया कि जीएसटी के बारे में हम आएंगे? क्योंकि कुछ डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से जीएसटी के बारे में सोचा गया। भाई समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। ओके, यस बेटा, जो फर्स्ट टाइम जीएसटी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं। बस इतना ही है कि मेरे पढ़ाने के बाद थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, पर मैं हर चीज कवर करूंगा, एवरीथिंग इज कवर्ड। लेकिन ओके मेरा स्पीड जो रहेगा वो एग्जाम के हिसाब से रहेगा, तो आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। चलो फटाफट ये पॉइंट समझा क्या? तो यहाँ डबल टैक्सेशन मैंने दिया हुआ एग्जाम्पल याद रखना। वो डेफिशिएंसी थी बीएसएनएल सिम कार्ड, यहाँ लिख दो बीएसएनएल सिम कार्ड। ओके भाई बीएसएनएल जो है
और उनका सिम कार्ड का केस था, तो वो यहाँ पे। दूसरा, नेट सेट ऑफ सेनवैट, सेनवैट का मतलब लिख दो एक्साइज, सेनवैट एंड स्टेट लेवल वैट where value added tax but cross credit of those were not possible as senvat was central levy and okay other one was state levy। मतलब क्या, अगर पहले क्या जो थे सेट ऑफ कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ा होगा, तो इनके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं थे। अब ये क्रॉस क्रेडिट क्या रहते हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। मतलब एक्साइज के क्रेडिट, अभी बस इतना समझ लो, एक्साइज के क्रेडिट वैट में नहीं मिलते थे। ओके, सेनवैट मतलब एक्साइज था, एक्साइज के क्रेडिट वैट में नहीं मिलते थे, वैट के क्रेडिट से ओके एक्साइज में नहीं मिलते थे। उसके वजह से डबल टैक्सेशन होता था, क्योंकि सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, आपने जो परचेस किया परचेस पर उसको सेट ऑफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं थे, क्योंकि एक एक्साइज सेंट्रल के हाथ में था, वैट स्टेट के हाथ में था, और क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं था। ओके, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब ये क्रॉस क्रेडिट क्या होता है, जिन्होंने जीएसटी पढ़ा है उनको मैं जो बोल रहा हूँ उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, आगे का कॉन्सेप्ट आगे मैं लेने वाला हूँ। नेक्स्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। अब ये ख्याल रखो, अगर क्रेडिट नहीं मिलते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, क्रेडिट नहीं मिलते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है देखेंगे। ओके, सेनवैट डिड नॉट इंक्लूड्स वैल्यू एडिशन चेन इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। In the state level VAT also, Senvat load on the goods was not removed. Okay, तो Senvat load on the goods मतलब Senvat लोड हो जाता है ऑन दैट गुड्स जो आपने बेचे नहीं, पर उसके ऊपर एक्साइज ऐड हो जाती थी। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट वाला, ये सेनवैट वाले पॉइंट थोड़ा समझने में, यानी क्रेडिट वाले पॉइंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाए तो डोंट वरी, मैंने पहले कहा पुराना छोड़ दो, हमें नए हिसाब से पर पॉइंट्स याद रह जाए और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ओके, क्वेश्चन आ जाए जो स्टडी मैट में है तो हम रेडी है। एक कि आपको डबल टैक्सेशन लगते थे, दूसरे क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं था, तीसरा ओके कॉज बन जाती है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट उसके ऊपर लगता है। नेक्स्ट, उसके बाद में सेवरल टैक्सेस नॉट सब्स्यूम इन वैट। अब देखो, स्टेट लेवल पे ही अलग अलग टैक्सेस थे। जैसे स्टेट लेवल पे अगर आपने लिस्ट लिख के देखी होगी तो एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट भी था। ओके, तो स्टेट्स के इतने सारे टैक्सेस थे, मल्टीपल लेवल के टैक्सेस थे, तो यहाँ पे वो भी सब्स्यूम नहीं हुए थे। मतलब ओके, फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन मल्टीपल टैक्सेस इन मल्टीपल फॉर्म वे रिक्वायर्ड टू बी पेड एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, तो भाई एक ही टैक्स रखो ना। ओके, आप सेंट्रल के इतने सारे टैक्सेस रख रहे हो, स्टेट के इतने सारे टैक्सेस रख रहे हो, मल्टीपल फॉर्म में टैक्सेस रख रहे हो, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन परेशान हो रहा है। भाई वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक जैसा टैक्स रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। हाँ, वैट, अभी मैंने केस बताया आपको, वैट और सर्विस टैक्स में बिल्कुल दोस्ती नहीं थी। ओके, क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल का था, वैट जो है स्टेट का था, तो वैट ऑन गुड्स नॉट इंटीग्रेटेड विद सर्विस टैक्स एट स्टेट लेवल, सो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स वाज नॉट रिमूव्ड। सर्विस टैक्स और वैट में कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे, टैक्स ऑन टैक्स होता था। उसके बाद में कैस्केडिंग नेचर ऑफ सीएसटी। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। अब ये सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज नॉट वैटेबल एंड ऑन ओरिजिन बेस्ड टैक्स विच हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, सीएसटी भी जो लगता था तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। एंड हाई कंप्लायंसेस कॉस्ट, लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस क्रिएटेड हाई कंप्लायंस कॉस्ट फॉर द टैक्स पेयर इन द फॉर्म ऑफ मोर देन रिटर्न पेमेंट एक्सेट्रा। देखो, जितने ज्यादा अलग अलग टैक्सेस उतने ज्यादा कंप्लायंस अलग। जैसे आज क्या हुआ, आज सिर्फ हमें जीएसटी का ही कंप्लायंस करना पड़ता है हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, और ऑनलाइन पोर्टल का नाम है www.gst.gov.in। ओके, आज इस पोर्टल पे जाओ और सारे आपके कंप्लायंस करो। मतलब मैं आपको ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, वो हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि समझ लो, आप जो है यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाते हैं। ओके, और ये वेबसाइट अब एक ही, मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें तो www.gst.gov.in। हाँ, ये पोर्टल जो है वो जीएसटी पोर्टल कहा जाता है, इसको जीएसटीएन भी कहा जाता है। ये पोर्टल हमारा ओपन हो गया, इसको जीएसटीएन भी कहा जाता है।
ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, सुनना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसको जीएसटी पोर्टल भी कहा जाता है। आपका लॉगिन मेरा लॉगिन है, मैं पोर्टल पूरा आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो मैं अपने लॉगिन में जाता हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ और उसके बाद में सारे कंप्लायंसेस इस पोर्टल पे करता हूँ। ओके, तो जहां तक देखा जाए, अब आपको पहले क्या था, एक्साइज का पोर्टल अलग, फिर उसके कंप्लायंस अलग, वैट का पोर्टल अलग, एंट्री टैक्स का पोर्टल अलग, ऑक्ट्राई का पोर्टल अलग। तो इतने सारे अलग अलग टैक्स के कंप्लायंस थे कि हमें हमारी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब जो है यहाँ पे कंप्लायंस कॉस्ट जो है बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि सारे सारे टैक्सेस जो है जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं और एक ही वेबसाइट पे आपका सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, सभी एक साइट पे ही कंप्लायंस हो गया है। तो जीएसटी आने की वजह से आपकी कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी। तो ये सारी डिफिशियंसी थी, कैस्केडिंग इफेक्ट था। ओके, अब कैस्केडिंग इफेक्ट में आपके 3 पॉइंट लर्न हो जाने चाहिए मेरे साथ। अभी कैस्केडिंग इफेक्ट क्या रहता है हम बात करेंगे। ओके, तो आपके देखो कैसे आपने ये पॉइंट्स लर्न करना मैं बता दूं। आप यहां पहले डबल टैक्सेशन, सिम कार्ड वाला केस, कोई गुड्स और सर्विस पे 2 टैक्स लगते थे, सर्विस टैक्स भी लग जाता और जीएस वैट भी लग जाता था। ओके, अब क्रेडिट से रिलेटेड सेट ऑफ नहीं मिलता था, तो आप क्रेडिट से रिलेटेड 3 पॉइंट लिख देना। एक्साइज का सेट ऑफ नहीं मिलता था, सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं मिलता था, मतलब सर्विस टैक्स और वैट का सेट ऑफ नहीं मिलता था, और सीएसटी का। तो आप ओके एक ही इसमें 3 पॉइंट लिख देना, एक्साइज का सेट ऑफ नहीं, सो कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, उसके बाद में सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं, इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट, वैट का सेट ऑफ नहीं, इसके कैस्केडिंग इफेक्ट, सीएसटी का सेट ऑफ नहीं, इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब आपका सेट ऑफ की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट और कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक इसमें ही आपकी जो है 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे। और लास्ट हाई कंप्लायंस कॉस्ट, इसलिए ये आसान है आपको याद रखना। ओके, तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्या होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट में आप 3 पॉइंट्स यहां बना सकते हो। ठीक है, ये आपको समझा। चलो अब हम थोड़ा बात करेंगे कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है और ये डबल टैक्सेशन क्या होता है और सेट ऑफ क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार यहाँ पे जीएसटी पढ़ रहे हैं। ओके, और यस जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो 5-10 मिनट बेटा पेशेंस रख लेना, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन चलो पहले 2 चैप्टर में थोड़ा पेशेंस रखना। बाकी तो एक बार इनको मैंने गेयर में लेके आया, ओके, जिनका जीएसटी नहीं हुआ है, फिर तो दोनों के लिए सेम रहेगा। चलो यहाँ पे नाउ अब बात करते हैं ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, पेज नंबर 2 या 3 पे देखो, आ जाओ पेज नंबर 2 या 3 पे अगर आप आओगे तो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया हुआ है। भाई सर आपने क्या एग्जांपल लिया है। अगर आपको ये वाला एग्जांपल याद होगा तो यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे हुए होंगे, ये एग्जांपल पे आ जाओ, हमने स्टार्टिंग में कवर किया था। समझ लो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल कर रहा है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर रहा है। तो अब मैन्युफैक्चरर से लेके तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो है यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। अब दोस्तों जहां तक देखा जाए, सुनिएगा, तो यहाँ जहां तक देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरर है, हमने यहाँ वैल्यू एडिशन भी किया, सबको ये एग्जाम्पल याद आ रहा है। ओके, सबको एग्जाम्पल याद आ रहा है। चलो वो एग्जाम्पल पे आ जाओ जो स्टार्टिंग के पेज नंबर 1 और 2 पे होगा। अब इसमें क्या देखा था हमने कि समझ लो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, कितने प्राइस पे बेचा, 1,10,000। तो डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस कॉस्ट कितनी हुई, परचेस कॉस्ट हुई 1,10,000। उसका वैल्यू एडिशन कितना, वैल्यू एडिशन में मैंने आपको कहा था एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। तो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट मतलब उसका वैल्यू एडिशन अगर मैं लेने जाऊँ तो उसका वैल्यू एडिशन 20,000 अज्यूम करते हैं। तो 1,10,000 प्लस उसके खर्चे और उसका प्रॉफिट 20,000, यानी वो जब आगे माल बेचेगा तो 1,30,000 में बेचेगा और 1,30,000 पे फिर से टैक्स लग रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि सेल हुआ है तो फिर से टैक्स लगेगा, तो सेल्स टैक्स 10%। तो अगर आप देखते हो कि जो मैं फिर से 10% का टैक्स लगा रहा हूं दैट इज 13,000, इसमें ऑलरेडी ये 10,000 इंक्लूडेड है। क्यों ये 10,000 इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर आप ये 130 की टोटल लेते हो तो 130 इज 1,10,000 प्लस 20,000 यानी 130, यानी वो 130 में ऑलरेडी 10,000 रुपए इंक्लूडेड है और उसके ऊपर टैक्स लगा, मतलब ये हुआ टैक्स ऑन टैक्स। इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। अब यहां पे ये माल बेच रहा है होलसेलर को,
ये माल बेच रहा है होलसेलर को, होलसेलर ने खरीदा 1,43,000 में, उसका वैल्यू एडिशन अज्यूम करते हैं 30,000, मतलब उसने खर्चा प्लस उसके एक्सपेंसेस, वैल्यू एडिशन 30,000, वो आगे बेचेगा 1,73,000 पे, फिर से सेल्स टैक्स लग जाएगा। अब फिर से जो सेल्स टैक्स लगेगा, सो दोस्तों यहाँ पे ये 173 में पता है क्या है, ये 173 में ये 10 भी इंक्लूडेड है प्लस ये 13 भी इंक्लूडेड है, और वो 10 और 13 जो 173 में इंक्लूडेड है उसके ऊपर फिर से टैक्स लग गया, तो वो हो गया टैक्स ऑन टैक्स, फिर से कैस्केडिंग इफेक्ट हो गए। और उसके बाद में जब वो आगे बेचेगा तो आगे में तो सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, परचेस और यहाँ पे आगे बेचा, परचेस और आगे बेचा, तो ये क्या होता है, हर स्टेज पे जैसे जैसे गुड्स आगे बढ़ते जाता है, सेल होते जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में एंटायर बर्डन ट्रांसफर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, और इस पे लग जाता है टैक्स ऑन टैक्स जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, आई रिपीट टैक्स ऑन टैक्स जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये जो प्रॉब्लम हो जाते हैं बेटा, ओके, यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट को जीएसटी में खत्म किया गया। सर ये कैसे खत्म हुआ जीएसटी में, चलो ओके ये एक डायग्राम लेता हूं जो आपके नोट्स में नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को यहां बाद में ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लेना, पर कोई जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की। ओके बस कॉन्सेप्ट को समझ लो, टैक्स ऑन टैक्स कैसे खत्म किया गया। ओके कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखो यहां पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ओके ये एक एग्जांपल लेते हैं कि शैला लिमिटेड, और शैला लिमिटेड ने जीत लिमिटेड को सेल किया। शैला लिमिटेड ने जब जीत लिमिटेड को सेल किया, वैल्यू है 1 लाख, उसके ऊपर सेल्स टैक्स है 10,000, कितना 1,10,000। अब जीत लिमिटेड की परचेस प्राइस, वो जर्नल एंट्री पास करेगा, उसकी परचेस प्राइस क्या होगी 1,10,000 प्लस उसका वैल्यू एडिशन अज्यूम कर लेते हैं, और उसका वैल्यू एडिशन यहाँ पे 50,000। अब ओके ये जो वैल्यू एडिशन 50,000 हुआ, जस्ट अ मिनट, यस ये वैल्यू एडिशन 50,000 हुआ, तो आगे कितने बेचेगा, उसकी परचेस कॉस्ट है 110 क्योंकि टैक्स के साथ खरीदा, प्लस उसका वैल्यू एडिशन, जब भी मैं वैल्यू एडिशन को मतलब उसके खर्चे प्लस उसका प्रॉफिट, एक बार फिर से उसके खर्चे प्लस उसका प्रॉफिट, तो गुड्स खरीदा, ट्रेडर है बेचारा, खरीद के बेचते वक्त उसके खर्चे भी लगे, प्रॉफिट भी है, वो बेचेगा 1,60,000 में, तो फिर से सेल्स टैक्स लगेगा 16,000, यानी टोटल प्राइस कितनी हुई 1,76,000। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां टोटल जो आगे कस्टमर को प्राइस जा रही है 1,76,000 की प्राइस जा रही है। अगर केयरफुली आप इसको एनालाइज करते हो तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया। कैसे टैक्स ऑन टैक्स हो गया, क्योंकि 160 इंक्लूड्स 10, ओके, और वो 160 में फिर से टैक्स लगा। हाँ, इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्या मिला, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इस बंदे से, शैला लिमिटेड से 10,000 का टैक्स मिला, ओके 10,000, और जब जीत ने आगे बेचा तो जीत को 16,000 का टैक्स मिला, यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू 26,000 का हुआ। गवर्नमेंट को रेवेन्यू दोनों से, यानी इससे 10,000 का हुआ और इसके 16,000 हुआ, तो 60 यहाँ पे टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को 10 प्लस 16 26,000 का हुआ। यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो, यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करते हैं, ये गलत बात है, ओके, और सबसे पहले 1951 में फ्रांस ने एक खत्म किया टैक्स ऑन टैक्स, ओके, उन्होंने कहा कि भाई ओके एक सिंपल फंडा उनका था, क्या, जीत लिमिटेड ने यहाँ पे देखो गुड्स को देखना, पर्सन को नहीं, गुड्स को देखना, ये जो गुड्स खरीदा उसकी वैल्यू 1 लाख ऑलरेडी थी, और वो 1 लाख के वैल्यू पे ऑलरेडी गवर्नमेंट 10,000 रुपए टैक्स ले चुकी है। अब वो 1 लाख के वैल्यू पे गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया। आगे जितने वैल्यू एडिशन कितना किया, जितने वैल्यू एडिशन 50,000 किया, तो उस गुड्स की वैल्यू बढ़ी 50,000 से, तो जीत से जो है टैक्स आना चाहिए वो सिर्फ 50,000 पे आना चाहिए। हम उस पर टैक्स 160 पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये 160 जो वैल्यू है 160 में से यहाँ पे ऑलरेडी जो है 1 लाख का टैक्स गवर्नमेंट ले चुकी है, क्योंकि समझ लो टीवी कस्टमर तक जा रही है, ओके, ये मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर, तो 1 लाख पे गवर्नमेंट जब टैक्स ले चुकी है उस टीवी पे, वो ओके टीवी मतलब टेलीविजन पे 1 लाख पे टैक्स गवर्नमेंट जब ले चुकी है, तो आगे वाला जितना वैल्यू एडिशन करेगा उस पर ही टैक्स होना चाहिए, और ये वैल्यू एडिशन पे टैक्स, इसका नाम पड़ गया वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैल्यू एडिशन पे होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल, आपका एग्जांपल लेते तो आपको समझ में आएगा। भाई आपने ओके एग्जाम ओरिएंटेड बैच खरीदा, और ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए आपने 4,500 रुपए दिए, एग्जाम्पल लो, लेकिन समझ लो आपको इसको कन्वर्ट करना है,
और आपको इसको रेगुलर बैच में कन्वर्ट करना है। अब रेगुलर बैच का फीस मेरा समझ लो 10,000 है, रेगुलर बैच का फीस मेरा 10,000 है। अब भाई साहब ओके आप मेरे पास आए और आपने कहा कि सर ओके मुझे रेगुलर बैच चाहिए, मैंने कहा 10,000 अलग से देना पड़ेगा। आप ऑब्वियस कहोगे कि सर मैं एग्जाम ओरिएंटेड के 4,500 दे चुका हूं, ओके अब मैं सिर्फ मैं ये एक्टिविटी को कन्वर्ट करना चाहता हूं और मैं रेगुलर में कन्वर्ट, मैं यूं नहीं देखने वाला हूं। तो मुझे आप बताओ आपके एक्सपीरियंस से कि मुझे बताओ कि आप क्या करोगे, मुझे अलग से 10,000 रुपए दोगे या कुछ रिक्वेस्ट करोगे? क्या रिक्वेस्ट करोगे बोलो, क्या रिक्वेस्ट करोगे बोलो? भाई लेक्चर आपको एक ही देखना है जीएसटी के, बस आपको एग्जाम ओरिएंटेड को छोड़ के आपको रेगुलर देखना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप रिक्वेस्ट क्या करोगे कि सर ये 4,500 कम कर दो। ओके ये तो डबल डबल हो गया ना सर, ये तो अनड्यू हार्डशिप हो गई ना। ओके तो सर जो डिफरेंस होगा ऑब्वियस है, सर जो डिफरेंस होगा 5,500, ओके ये दे दो, मुझे सेट ऑफ दे दो ये 4,500 का। वैसे ही गवर्नमेंट को इंडस्ट्री कह रही है, इंडस्ट्री कह रही है कि गुड्स तो वही है यार, और किसी बाबू आगे बेचा जा रहा है। आप 1,00,000 पे ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो और हमने कितना वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन 50,000 किया। ओके हमने वैल्यू एडिशन 50,000 किया, तो आप वो ओके यानी वो 1,00,000 पे फिर से टैक्स क्यों ले रहे हो, फिर से क्यों ले रहे हो? जितना वैल्यू एडिशन है उस पर ही टैक्स लो, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैट, इसका नाम आ गया वैट। वैट मतलब वैट एक सिस्टम है, वैट एक सिस्टम है, वो टैक्स का नाम नहीं है। ओके वो एक प्रिंसिपल है जो सेल्स टैक्स में यूज किया, एक्साइज में यूज किया, जीएसटी में यूज किया। ओके मेरे साथ जोर से बोलो, वैट इज द प्रिंसिपल, वैट इज द प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में ओके जहां तक है अगर मेरा टैक्स यहां पे आ रहा है तो मुझे सेट ऑफ मिलना चाहिए, मुझे सेट ऑफ मिल रहा चाहिए। एडजस्ट करो तो यस, इसके वजह से इंडिया ने बहुत लेट किया, लेकिन इंडिया में वैट आया, वैट आया 2004 में और फिर जीएसटी आया 2017 में। अब देखो वैट से कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। ओके और ये मैं आपसे एंट्री के साथ करवा लूंगा, ओके एंट्री के साथ करवा लूंगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए? चलो वैट ये एक प्रिंसिपल है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ओके नालायक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अच्छे है रेगुलर भी फ्री में दे देंगे अच्छा ओके ओके तो चलो जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस होंगे बेटा क्लास के एंड में पूछो, क्लास के एंड में पूछो, अभी मुझे क्लास लेने दो। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो गवर्नमेंट ने वैट कॉन्सेप्ट लाया। अब वैट कॉन्सेप्ट क्या है देखो, स्टार्ट से देखो, वही एग्जाम्पल लेते हैं शैला एंड जीत लिमिटेड और सेल्स टैक्स को हटा के वर्ड लाते हैं वैट। ओके सेल्स टैक्स को हटा देंगे और वर्ड लाएंगे वैट। वैट मतलब और वैट्स के बाद आएंगे जीएसटी में, आई रिपीट वैट के बाद आएंगे जीएसटी में, ठीक है। चलो अब ये वैट के बाद जीएसटी में ओके क्या होगा वो उस पर भी आएगा। तो इससे आपको एक पूरा जिनेंसिस समझेगा कि पहले सेल्स टैक्स था, फिर नाम हुआ वैट, ओके और वैट के बाद नाम हुआ जीएसटी। अब देखो क्या यहां पे ओके समझ लो वैल्यू 1,00,000 रुपए और आपने जो 10 ये जीत लिमिटेड परचेस करते वक्त वैट दे रहा है 10,000, टोटल कितना हुआ 1,10,000। समझना जीत को ये 10,000 का सेट ऑफ मिलने वाला है, वो उसकी कॉस्ट नहीं है, उसको सेट ऑफ मिलेगा। इसलिए जर्नल एंट्री कैसे पास होगी जीत लिमिटेड में, इन केस ऑफ इन द अकाउंट ऑफ जीत लिमिटेड एंट्री कैसे पास होगी? एंट्री ऐसे पास होगी जब वो परचेस करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट 1,00,000, सुनना परचेस अकाउंट डेबिट 1,10,000 नहीं, क्योंकि उसको 10,000 का सेट ऑफ देगी गवर्नमेंट। ओके गवर्नमेंट को कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करना है, सेट ऑफ देखिए। तो अब यहां पे परचेस अकाउंट डेबिट 1,00,000, वैट क्रेडिट अकाउंट डेबिट, हाँ वैट का आपको क्रेडिट मिलेगा, यहाँ क्रेडिट का मतलब सेट ऑफ, वैट का आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वैट क्रेडिट अकाउंट डेबिट 10,000 टू सप्लायर अकाउंट 1,10,000, ये परचेस की एंट्री होगी। ये समझी क्या सबको? समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। तो इस तरह से उसकी परचेस की एंट्री होगी, ठीक है। तो परचेस 110 से रिकॉर्ड होगा या 1 से रिकॉर्ड होगा? 1 से रिकॉर्ड होगा।
अब उसके 3 लेजर बनेंगे। ओके, 3 लेजर कौन से बनेंगे? परचेस अकाउंट का लेजर, परचेस अकाउंट डेबिट में टू सप्लायर आएगा 1 लाख, परचेस अकाउंट डेबिट में टू सप्लायर आएगा 1 लाख। दूसरा वैट क्रेडिट अकाउंट, वैट क्रेडिट अकाउंट में टू सप्लायर, यानी इस सप्लायर का क्रेडिट मेरे पास 10,000 रुपये पड़ा है। ओके, और टू सप्लायर अकाउंट, तो सप्लायर अकाउंट में ओके परचेस 1 लाख और वैट क्रेडिट 10,000। ये लेजर समझा? अगर लेजर समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो। हाँ, यहाँ पे हाँ, तो ये हुआ। अब जब देखो, और अब क्या होगा यहाँ पे परचेस अकाउंट का, यानी ये आपने परचेस किया, यहाँ पे परचेस अकाउंट का बैलेंस ये ट्रांसफर का होगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सप्लायर पेमेंट कर देगा वो जो भी कैश होगा। मैं आपका ध्यान लाऊंगा वैट क्रेडिट अकाउंट, वैट क्रेडिट अकाउंट में क्या होगा? तो वैट क्रेडिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो आपने सप्लायर का क्रेडिट लिया है। अब ये जो स्पेशली वैट क्रेडिट अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि परचेस अकाउंट का तो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा, सप्लायर से कैश मिल जाएगी जो बैलेंस सेटल हो जाएगा। अब आप जब सेल करते हो, समझ लो आपका वैल्यू एडिशन 50,000 है, और ये जो 50,000 वैल्यू एडिशन है जब आप सेल करते हो, ओके, तो अब आपकी परचेस कॉस्ट 110 मत लेना, क्योंकि ये 10,000 का आपको क्रेडिट है, 10,000 का क्रेडिट है। जब आपको क्रेडिट मिलता है, सेट ऑफ मिलता है, इट्स नॉट बिकम अ कॉस्ट। बोल मेरे साथ फिर से, जब आपको क्रेडिट मिलता है, सेट ऑफ मिलता है, तो इट्स नॉट बिकम अ कॉस्ट। तो इसलिए आपकी परचेस वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई? 1 लाख, वैल्यू एडिशन 50,000, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 1,50,000। अब ये जो टोटल वैल्यू 1,50,000 हुई, उसके ऊपर फिर से हम वैट देंगे, क्योंकि फिर से हमने सेल किया। तो अगर ये सेल किया और फिर से हम वैट देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में 1,50,000 प्लस वैट यानी कितना हो? 15,000। 15,000 तो मेरा, अब आपके सामने 2 टैक्स आते हैं, मेरे साथ लर्न करना। 2 टैक्स आएंगे आपके आउटवर्ड पे, आपके सेल पे जो टैक्स लगता है, बोलो मेरे साथ जोर से, आपके आउटवर्ड पे या आपके सेल पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। एक बार फिर से, आपके आउटवर्ड पे या आपके सेल्स पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। और आपके इनवर्ड पे या आपके परचेस पे, बोलो, आपके इनवर्ड पे या आपके परचेस पे जो टैक्स लगता है, क्योंकि आपने परचेस किया, तो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। तो अब मैं 2 वर्ड यूज करूंगा, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। कम ऑन, 2 वर्ड यूज करूंगा, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। सो दोस्तों समझ लो, मैं सेल कर रहा हूं, तो सेल कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट टैक्स लग रहा है, मुझे इतना टैक्स देना है, ओके, और इतने टैक्स का सेट ऑफ लेना है, इधर देना है और इतने टैक्स का सेट ऑफ लेना है। तो सेट ऑफ कैसे होगा? सबसे पहले तो मैंने सेल किया, सेल किया तो मेरी एंट्री क्या होगी? सेल किया तो मेरी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने सेल किया कैश और बैंक, 165 से मुझे पैसा आया कस्टमर से। टू सेल्स, सेल्स मेरी 150 होगी, और टू वैट पेएबल मुझे देना है 15,000 मुझे देना है। ओके, तो अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इसका स्टेटमेंट बनेगा कि मुझे वैट पेएबल कितना है, इस वैट पेएबल को हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। इस वैट पेएबल को क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। तो स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट पेएबल, तो मुझे नेट कितना देना पड़ेगा? तो मुझे नेट देना पड़ेगा आउटपुट टैक्स 15,000 लेस मुझे जो है ये जो मैंने परचेस पे टैक्स दिया उसका क्रेडिट। तो इसको परचेस के टैक्स को कहते हैं इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 10,000 का मिल जाएगा। तो 15,000 माइनस 10,000 मतलब आपको जो है नेट कितना देना है? 5,000। इसको कहते हैं नेट टैक्स पेएबल वैट, यानी आपको आपके वैल्यू एडिशन पे ही देना है। इन सिंपल वर्ड मैं कहना क्या चाहता हूं, हम रेट क्या लेके चल रहे हैं? 10% रेट लेके चल रहे हैं। आपने वैल्यू एडिशन कितनी की थी? 50,000। आपने जो वैल्यू एडिशन की थी 50,000, सुनिएगा, आपने जो वैल्यू एडिशन की थी 50,000, उसका मैं डायरेक्ट 10% निकालूं तो उसका डायरेक्ट 10% 5,000। देखो ये भी 5,000 आएगा, 15 माइनस 10 5,000। तो आपने जितना वैल्यू एडिशन किया उस पर ही टैक्स, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं निकालते क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है।
ओके, क्योंकि आपको डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंडिया में एक सिस्टम यूज किया है। इंडिया में ये सिस्टम है कि पहले आप वैल्यू निकालो, टैक्स निकालो, और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, नेट उतना ही आएगा जितना टैक्स आपके वैल्यू एडिशन का होगा, यानी नेट 5000 जितना टैक्स वैल्यू एडिशन का होगा। तो अब क्या होगा बेटा, अब ऐसा होगा कि आपका देखो, एक वैट क्रेडिट अकाउंट का लेजर बना था जिसमें डेबिट में हमने सप्लायर 10,000 लिखा हुआ है। एक लेजर बनेगा वैट पेबल अकाउंट। अब वैट पेबल अकाउंट, तो बताओ वैट पेबल कितना है आपका, तो आपका वैट पेबल आएगा, आपका वैट पेबल 15,000 है। तो ये वैट पेबल जो है आपका 15,000 है, ओके, बाय कैश और बैंक, बाय CNB मतलब कैश और बैंक 15,000, इतना आपको देना है। तो मेरी लेजर में एंट्री कैसी होगी, इतना मुझे देना है, इतना क्रेडिट है, तो मैं क्या डेबिट करूंगा, वैट पेबल डेबिट टू वैट क्रेडिट अकाउंट, टू मतलब वैट पेबल अकाउंट डेबिट टू वैट क्रेडिट अकाउंट। तो यहां से फंड इधर आ जाएगा 10,000, और यहां से डेबिट इसको होगा, क्रेडिट इसको होगा, इतना मुझे मेरा क्रेडिट पड़ा हुआ है, ये डेबिट होके बाकी का मुझे कैश और बैंक पे करना पड़ेगा, या CNB मतलब कैश और बैंक बाद में पे करना पड़ेगा। ये लेजर देखो मैंने दोनों इससे बता दिया। स्टेटमेंट कैसा होगा, लेजर एंट्री कैसी होगी, ओके, लेजर में आपके दो अकाउंट बनेंगे, वैट पेबल एंड वैट क्रेडिट। वैट पेबल जो रहेगा 15,000 आपको देना है, ओके, टैक्स पेबल 15,000 देना है, आपके पास 10,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्रॉस एंट्री मार दो, ओके, और बाकी का बैलेंस आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये उसका स्टेटमेंट बनेगा, ये उसका लेजर बनेगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? अगर कॉन्सेप्ट समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो। और जो पहली बार, अगर ये मेरे लिए चैलेंजिंग था, पर जो पहली बार मुझे सुन रहा है उनको भी अगर समझा होगा तो ओके, जो पहली बार GST कर रहा है तो वो P2 टाइप करो। जो पहली बार GST कर रहा है और उनको भी समझ में आया होगा तो वो P2 टाइप करो। यस बेटा, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जब मैं अमेंडमेंट लेक्चर्स लूंगा तो उसमें वो टॉपिक जो है, हाँ सॉरी, नए टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, डोंट वरी, और आपको बाद में भी आ जाएंगे, ठीक है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट है, और एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी अमेंडमेंट्स के साथ मैंने पहले लेक्चर में भी बोला और मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, आप फिर लेक्चर नहीं सुन रहे हो, मेरा पहला लेक्चर बस आप कमेंट डालना है इसलिए डाल रहे हो। पहले लेक्चर में भी मैंने बोला कि जब मैं अमेंडमेंट्स अपलोड करूँगा तो तीनों टॉपिक भी यूट्यूब पे आ जाएंगे, वेट फॉर दैट, ठीक है। ये हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच चालू है, अननेसेसरी फालतू कमेंट करके मुझे भी डिस्टर्ब मत करो। मेरा पहला लेक्चर सुनो, आपको सारा इशू क्लियर हो जाएगा, लेक्चर 1 भी सुनो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, चलो फटाफट यहाँ पे, चलो। तो ये हमने देखा, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकता है, पर मैं यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट समझ लो, बात खत्म। ओके, ये एग्जाम में वगैरह नहीं पूछेगा आपको, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो दैट्स इनफ, कॉन्सेप्ट समझ गया तो दैट्स इनफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैट पेबल, यस बेटा वही तो है। अब स्टेट, अब दोनों, अब जो है पहले सेल्स टैक्स लगता था जिसे वैट कहते थे, अब तो GST लगता है, और GST दो पार्ट में डिवाइड होता है, CGST और SGST, दो पार्ट में डिवाइड होता है, CGST और SGST। डन, वेरी गुड। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वैट क्रेडिट था। अगर कोई पुराना डबल टैक्सेशन वाला स्लाइड देखना है तो ये ले लो, पर मैं आपको सच में कहूँ क्या, ये पढ़ने की वजह से कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको ये वैसे ड्रॉ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। चलो
ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। अब थोड़ा हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, सभी मेरे साथ ये प्रैक्टिस करेंगे। हमारी जो यहाँ पे चार्ट बुक है, आपने चार्ट बुक बनाई होगी, तो चार्ट बुक में जाओ और चार्ट बुक में मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ड्रॉ करो, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे चेन ड्रॉ करो। एक जो आपका पेज होगा, सिंगल पेज होगा, इसको हॉरिजेंटल कर दो, सिंगल पेज होगा उसको हॉरिजेंटल कर लो, और टाइटल दो वैट चेन, टाइटल दो वैट चेन। चलो डू इट फास्ट, ओके डू इट फास्ट, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। वैट चेन में ऐसा लेते हैं, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, WS मतलब होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, पूरी चेन लेते हैं, रिटेलर, और रिटेलर से लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर। और अब मैजिक देखो, पूरा एंटायर बर्डन कैसे ट्रांसफर होता है। रेडी, बना लिया आप सभी ने इतना? चलो डू इट फास्ट। वैट चेन कैसी होती है? वैट ये एक प्रिंसिपल है जो सेल्स टैक्स में यूज किया है, वैट ये प्रिंसिपल है जो सेल्स टैक्स में यूज किया है, ठीक है। एक मिनट है, एक मिनट है बेटा, चलो। अब देखो, यस बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सारा 100% सिलेबस कवर होगा, 110% कवर होगा, ठीक है। DIS मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, अब थोड़ा मैच्योर्ड हो जाना बेटा। डिस्ट्रीब्यूटर वो तो कॉमन सेंस लगा लो, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। हाँ, मैन्युफैक्चरर ने परचेस किया और उसने परचेस किया था रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल से बनाया, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल से बनाया, समझ लो टीवी, टेलीविजन, टीवी बनाता है, सैमसंग कंपनी है, टीवी बनाती है। रॉ मटेरियल परचेस किया था जिसकी वैल्यू, यानी आप प्राइस भी बोल सकते हो, वैल्यू बोल सकते हो, लिखते जाओ मेरे साथ, जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 50,000 है, और उसके ऊपर वैट लग के आया था, लिखते जाओ, वैट लग के आया था @10%, 5,000 रुपये उस पर वैट लग के आया था, ठीक है। उसने टीवी बनाई और टीवी बेचा यहाँ पे 1,00,000 रुपीज में, सेल किया टीवी डिस्ट्रीब्यूटर को। जब टीवी सेल किया तो उसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, टीवी बेचा तो उसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, जिसके ऊपर उसको सेल पे वैट लगा @10%, और वो वैट 10,000 रुपीज उसको यहाँ पे लगा, ओके। नो डाउट उसका वैल्यू एडिशन आप लोगे तो उसका वैल्यू एडिशन 50,000 रुपये हुआ था, उसका वैल्यू एडिशन 50,000। लिखते मेरे साथ, लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ। तो चलिए, ओके, अब आपको जीएसटी में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, जर्नल एंट्री तो आपको समझने के लिए थी, जर्नल एंट्री आपको समझने के लिए थी, आपको कोई जर्नल एंट्री इसमें पास नहीं करनी है। तो दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो यस, इसका अगर इसको सेट ऑफ मिलता है, तो सेट ऑफ मिलता है तो इसको नेट जीएसटी कितना देना पड़ेगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन, नेट जीएसटी नहीं, सॉरी, नेट वैट, कैलकुलेशन ऑफ नेट वैट, नेट वैट पेबल, नेट वैट पेबल, ये कितना नेट वैट देगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है, मुझे जीएसटी में आपको सिर्फ स्टेटमेंट पे प्रैक्टिस करवानी है। कैलकुलेशन ऑफ नेट वैट पेबल, तो इसका नेट वैट पेबल आएगा, ओके। पहले लिखो आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब किस पे टैक्स होता है दोस्तों, ओके। आउटपुट टैक्स यानी किस पे टैक्स होता है, टैक्स ऑन सेल। तो इसका आउटपुट टैक्स है 10,000, इसका आउटपुट टैक्स है 10,000, लेस उसका इनपुट टैक्स, उसका इनपुट टैक्स 5,000। अब मैं एक वर्ड पिक्चर में लाऊंगा जो आपको लर्न करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा उसको,
क्रेडिट यानी सेट ऑफ, तो ये इनपुट टैक्स का उसको सेट ऑफ मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में मैं कहूँगा आईटीसी। ओके, अभी तो आप पूरा लिखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी तो आप पूरा लिखो इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आउटपुट टैक्स सेल पे से ज्यादा अभी प्रैक्टिस करो ऑन आउटवर्ड, आउटवर्ड पे आउटपुट टैक्स लगता है, सेल से ज्यादा वर्ड बोलो आउटवर्ड, सेल से ज्यादा वर्ड बोलो आउटवर्ड, आउटवर्ड पे टैक्स लगता है जिसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, और इनपुट टैक्स इनवर्ड पे लगता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे आईटीसी, तो आईटीसी कितना मिलेगा उसको 5000। तो नेट कितना देना है उसको, नेट वैट पेबल, तो नेट वैट पेबल उसको देना है यहाँ पे 5000। डन डन, तो मैन्युफैक्चरर का स्टेटमेंट बन गया। तो ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को नेट कितना देगा 5000, तो यहाँ पे ओके ये गवर्नमेंट को पे करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स देगा, नेट टैक्स देगा, यहाँ पे नेट टैक्स देगा 5000, ये गवर्नमेंट को 5000 टैक्स दे रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को 5000 ही देगा, 10,000 नहीं देगा, 10 माइनस सेट ऑफ 5000, तो टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट 5000। ये समझ में आ गया आपको? यस और नो? समझा होगा तो एम टाइप करो फटाफट, समझा होगा तो एम टाइप करो फटाफट। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने वैल्यू एडिशन किया, वीए यानी वैल्यू एडिशन किया 20,000 रुपए, तो उसकी सेल प्राइस निकालो बेटा। अब वैल्यू एडिशन उसने 20,000 रुपए किया हुआ है, वैल्यू एडिशन मतलब क्या, वैल्यू एडिशन मतलब उसके एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो अब निकालो उसकी सेल प्राइस, निकाल के दो मुझे, उसकी सेल प्राइस निकाल के दो। वैल्यू तो कितनी हुई उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू 110 प्लस 20 या 1 प्लस 20, 110 प्लस 20 या 1 प्लस 20, बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसकी वैल्यू आएगी 1,20,000, उसकी वैल्यू आएगी 1,20,000। डन। अब ये 1,20,000 उसकी वैल्यू आई, 130 नहीं आएगी बेटा, क्योंकि अगर वो सेट ऑफ ले रहा है 10,000 का, यही तो मैं मिस्टेक हटाना चाहता हूं, अगर वो 10,000 का सेट ऑफ ले रहा है तो इट नॉट बिकम अ कॉस्ट, उसकी जर्नल एंट्री होती है, वैट क्रेडिट अकाउंट में जाता है, वो परचेस में नहीं जाता है, वो वैट क्रेडिट अकाउंट में जाता है। उसलिए उसकी परचेस की एंट्री 1 लाख से ही होगी, उसकी परचेस की एंट्री 1 लाख से ही होगी, इसलिए 1 लाख प्लस 20,000, इसलिए उसकी सेल प्राइस 120 होगी। ये सबको समझा गया? उसकी मुझे पता है आप मिस्टेक करोगे, इसलिए तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो उसकी सेल प्राइस 120 होगी, ये 10,000 का तो उसको क्रेडिट रहेगा ना, वो तो क्रेडिट अकाउंट में जाएगा। ओके, तो 120 होगी, सबको समझा होगा। और जिन्होंने गलती से भी गलती से भी 110 परचेस बोला, वो जी टाइप करे, और उनको समझा तो GS टाइप करे, गलती हो गई समझ गया, GS टाइप करे। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे सेल 120 पे जाएगा, नॉट 130 पे, और उसके ऊपर वापस से वैट लगेगा, और वैट @10%, वैट @10% कितना होगा, 12,000 रुपए होगा। अच्छा, वेरी गुड, ये ऑनेस्ट बच्चे मुझे पसंद है, GS लिख रहे हैं, गलती हो गई समझ गए, गलती हो गई समझ गए ठीक है, तो अब ऐसे केस में इसका भी अब स्टेटमेंट बनेगा, ये भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अब ये गवर्नमेंट को टैक्स कितना देगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब यहां पे अगर देखेंगे तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट वैट पेबल बाय, ओके, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर कितना देगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूटर जो देगा यहाँ पे, ओके ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट को जो डिस्ट्रीब्यूटर देगा, तो फिर से ओके डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स, ओके तो निकालो आउटपुट टैक्स यानी आउटवर्ड पे टैक्स, इसका आउटपुट टैक्स 12,000 लेस आईटीसी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसको कितने में, ओके इसने कितने में परचेस किया, 10,000 उसका टैक्स लग के आया था, 10,000 उसका टैक्स लग के आया था, तो यहाँ पे 10,000, तो नाउ नेट वैट पेबल, तो नेट वैट पेबल बेटा कितना आ रहा है यहाँ पे 2,000, नेट वैट पेबल 2,000 आ रहा है। डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो आगे की चेन से आप बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ आप क्या करते हो। अब होलसेलर का वैल्यू एडिशन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और वो है होलसेलर का वैल्यू एडिशन 10,000, उसने 10,000 का वैल्यू एडिशन किया है। चलो सेल प्राइस निकालो फटाफट, मैं वेट करूंगा। और रिटेलर का आप बना के देखो स्टेटमेंट क्या आता है तो, और फिर मेरे साथ मैच करना।
इस रिटेलर का वैल्यू एडिशन 5,000, रिटेलर का वैल्यू एडिशन 5,000। चलो बना के बताओ, सबके स्टेटमेंट बनाओ, सेल्स बनाओ और लास्ट प्राइस निकालो क्या आती है। डू इट फास्ट, देखना चाहूंगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, फटाफट करो। डू इट फास्ट। बना लिया सबने? इसका नेट वैट, ओटी, ओटी मतलब आउटपुट टैक्स। ओटी, ओटी 13, टैक्स लेना 13 लेस आईटीसी 12, लेस कर रहा हूं इसलिए ब्रैकेट में, नेट 1000, नेट 1000, वेरी गुड, नेट 1000। और इसकी प्राइस आएगी सेल्स वैल्यू 135, 135 पे टैक्स कितना बेटा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, आप बताओ। 135 पे वैट कितना, कैलकुलेटर नहीं है, आप बताओ। वैट एट द रेट 10%, तो 13,500, 13,500। और आपका नेट वैट, नेट वैट, ओटी, ओटी मतलब आउटपुट टैक्स, आपका आउटपुट टैक्स आएगा यहाँ पे 13,500 लेस आईटीसी, आईटीसी कितना 13,000, तो ये नेट आएगा 500 रुपये, नेट आएगा 500 रुपये। वेरी गुड, आपने प्रैक्टिस की। अब गवर्नमेंट को कौन कितना पे करेगा, तो ये लिखो, डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को पे करेगा, ये गवर्नमेंट को पे करेगा कितना, टैक्स कितना 2000, नेट पे करेगा ना 2000। उसके बाद में ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा नेट 1000, नेट 1000। और ये गवर्नमेंट को कितना देगा, तो ये गवर्नमेंट को देगा नेट टैक्स 500 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। हाँ ठीक है, ये पूरी चेन में मैंने आपको क्रेडिट मैकेनिज्म पढ़ाया। अब ध्यान से आप देखो, अगर केयरफुली आप देखते हो तो ये मैकेनिज्म है जिसको वैट प्रिंसिपल कहते हैं। एक्चुअली वैट ये टैक्स का नाम नहीं है, हमने इंडिया में उसको सेल्स टैक्स की जगह नाम यूज किया। एक्चुअली वैट ये प्रिंसिपल है। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स वैल्यू एडिशन पे ही आना चाहिए टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट। आपके वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आपके वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वैट। सो दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर केयरफुली आप देखते हो तो मुझे बताओ, हमने ठीक है, हमने आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स से नेट निकाला, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देखते हो तो हम रेट क्या लेके चल रहे हैं 10%, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना था 50, 50 का 10% कितना होता है 5000। देखो नेट उतना ही आया, नेट उतना ही आया। मतलब हमारी जो मैकेनिज्म से आउटपुट माइनस इनपुट, नेट उतना ही आएगा जितना आपका वैल्यू एडिशन है। लेकिन हम ये मेथड यूज करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, हम आउटपुट माइनस इनपुट निकालते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर का वैल्यू एडिशन कितना था 20, 20 का 10% कितना आता है 2000। देखो आ गया 2000, उतना ही आएगा। पर निकालने का तरीका डायरेक्ट नहीं है, निकालने का तरीका आउटपुट माइनस इनपुट आएगा उतना ही।
क्यों सर, ऐसा क्यों? आउटपुट माइनस इनपुट, अच्छा सवाल है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आउटपुट माइनस इनपुट, होलसेलर का कितना है बेटा? 10,000। 10,000 सुनो, 10,000 जो है यहाँ पे उसका 10% निकालो, 1,000 दिखेगा आपको। तो जितनी जिसकी वैल्यू एडिशन उतना उसका नेट टैक्स, बोलो जोर से, जिसकी जितनी वैल्यू एडिशन उतना उसका नेट टैक्स, समझा? ओके, और यहां पे इसका वैल्यू एडिशन 5,000, उसका नेट 500 ही आया। ओके, तो इस तरह से टैक्स पे होगा। और अब इस मैकेनिज्म में क्या हुआ? इस मैकेनिज्म में कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, और प्राइजेस, कैस्केडिंग इफेक्ट कम होने की वजह से प्राइजेस प्रोडक्ट की कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाती है। ओके, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वैट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी प्राइजेस कम हो जाती है। और देखो, हर स्टेज पे जितना गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, लो कैलकुलेटर, मुझे बताओ, लो कैलकुलेटर। ओके, और अगर आप ये मैजिक देखोगे इसका, तो बताओ मैन्युफैक्चरर से कितना कलेक्ट किया? 5,000, ऐड करो 5,000, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर से कितना कलेक्ट किया? 2,000। ओके, एक मिनट, यहां से ऐड करो, यहां से ऐड करो, यहां से ऐड करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर ने जो सप्लायर से खरीदा था वो कितना टैक्स लगा के दे रहा है? 5,000। ये पॉइंट समझना, मैन्युफैक्चरर ने जो सप्लायर से खरीदा था वो कितना टैक्स लगा के दे रहा है? 5,000। तो वो भी तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है ना, वो भी तो वैल्यू एडिशन है। तो यहां से स्टार्ट करो, 5,000 प्लस प्लस इसने कितना दिया? 5,000। इसके सप्लायर ने 5,000 दिया, प्लस इतने किसने दिया? 5,000, प्लस ओके डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना दिया? 2,000, ठीक है, 2,000 ऐड करो, प्लस इसने कितना दिया? 1,000, 1,000 ऐड करो, प्लस इसने कितना दिया? 500, 500 ऐड करो। आपकी टोटल उतनी ही आनी चाहिए जितना आखिरी इनवॉइस में टैक्स है, जितना आखिरी इनवॉइस में टैक्स है। तो 13,500 आपकी टोटल आनी चाहिए। वेरी गुड। मैजिक देखो क्या है? ओके, जितना आखिरी बिल में टैक्स रहेगा, क्योंकि ये तो अल्टीमेट कंज्यूमर है, ये अल्टीमेट कंज्यूमर है, जितना आखिरी बिल में टैक्स रहेगा उतनी आपकी टोटल आएगी, उतनी आपकी टोटल आएगी। समझा क्या? तो ये मैजिक है बेटा वैट का, ये वैट प्रिंसिपल का मैजिक है। क्यों? क्योंकि जो टैक्स लिया जा रहा है हर स्टेज पे कंपाउंडिंग इफेक्ट से नहीं लिया जा रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट से नहीं लिया जा रहा है, टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है। हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन होगा, ओके, जितना वैल्यू एडिशन होगा उतना उतना ही टैक्स लगेगा। इसलिए लास्ट आपकी वैल्यू 135 है तो उसका टैक्स 13,500 है, और पूरे चेन में गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स 13,500 ही यहां पे ओके लिया हुआ है। ये मैजिक समझा क्या? मैजिक समझा होगा तो एम टाइप करो फटाफट। ओके, ओके, तो ये जो है यहां पे ये हो जाता है, यहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म किया है। चलो दूसरा आपको बताता हूं, और बर्डन भी पास ऑन होता है। कैसे बर्डन पास ऑन होता है बताता हूं। अब मेरी बात ध्यान रखना, डोर बांधना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्या? नौ मैन्युफैक्चरर ने यहां पे ऑलरेडी 5,000 रुपए सप्लायर को दे चुका है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने खरीदा। तो हम सिर्फ टैक्स की बात करें तो टैक्स के 5,000 रुपए वो सप्लायर को दे चुका है, और उसका सप्लायर गवर्नमेंट को दे चुका है, उसका सप्लायर गवर्नमेंट को दे चुका है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, 5,000 रुपए उसके सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिए होंगे, और इसने उसको दिए होंगे, उसने गवर्नमेंट को दिए होंगे। इन शॉर्ट, मैन्युफैक्चरर ने ये गुड्स के लिए ऑलरेडी 5,000 दे दिए, और अब उसकी जिम्मेदारी कितनी हुई? 10,000 देने की। अब उसका वैल्यू एडिशन करके जिम्मेदारी कितनी हुई? 10,000 देने की। तो अब गवर्नमेंट क्या मानती है सेट ऑफ में कि तुमने परचेसेस पे टैक्स जो दिया है, तो जो तुम्हारा पेबल आ रहा है, सुनना ध्यान से, सभी ने कॉन्सेंट्रेशन सुनना, जो तुम्हारा पेबल आ रहा है 10,000, इसमें से तुमने ये 5,000 पे कर दिया ऐसा मान लिया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास जा चुका है, वो ऐसा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा चुका है। अगर वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा चुका है, ओके,
तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा चुका है, तो गवर्नमेंट ये मानेगी जहां तक है कि तुम्हारा पैसा आ गया, इसलिए तुमको पूरा 10 नहीं देना है, 10 में से आप 5 दे चुके हो, उसका सेट ऑफ ले लो। तो ये जो सेट ऑफ है ना, ये सेट ऑफ का मतलब ही ये है कि आपका पेबल आया था 10, 10 में से आप ऑलरेडी 5 दे चुके हो, तो अब हमें नेट 5 ही दो, अब हमें नेट 5 दो। और अब तुमने कितने दिए? 10 दिए। कैसे 10 दिए तुमने? ओके, ये रॉ मटेरियल पे 5 ऑलरेडी दे दिए और 5 अभी दिए, और ये 10 का बर्डन पास ऑन। ओके, यानी इनवॉइस में ओके वो बर्डन पास ऑन डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर से आप कलेक्ट कर लो, क्योंकि इनवॉइस आपका एक 10 का बनेगा, तो आपका ओके बायर अकाउंट डेबिट एक 10 से होगा, तो वो कलेक्ट कर लो एंड बर्डन पास ऑन। ये पॉइंट समझा क्या? ये पॉइंट समझा होगा तो यस। ओके, यहां पे इस तरह से बर्डन पास ऑन, ठीक है, तो पास ऑन पी टाइप करो, तो बर्डन पास ऑन, पूरा बर्डन जो तुमने दिया 10, तुमने 10 कैसे दिया? 5 इन ओके ऑलरेडी रॉ मटेरियल पे दे चुके हो, 5 अभी दिए, ऐसे 10 का बर्डन पास ऑन। वेरी गुड, 10 का बर्डन पास ऑन हो गया। ओके, उसके बाद में मतलब सर ये मैन्युफैक्चरर में कोई टैक्स बेयर नहीं करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में सेलर टैक्स बेयर नहीं करता है, वो बर्डन पास ऑन कर देता है जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं आता है, जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं आता है। वेरी गुड, तो बर्डन ये पास ऑन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने ओके यहां पे 10,000 ऑलरेडी दे दिए, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन 10,000 का आ गया था, 10,000 ऑलरेडी दे दिए उसके परचेस पे, और उसको कितना देना बना? उसको देना बना 12,000। 12,000 में से 12,000, आउट ऑफ 12,000 ही ऑलरेडी हैज पेड 10,000 okay on purchases. So okay, whatever you have already paid on purchases for which you are taking set off, it is presumed that already amount has been paid. Whatever the amount you are taking set off, it is presumed that that amount already paid to the government. Okay, how this 10,000 is paid to the government? In 2 stages. Okay, how in 2 stages? 5,000 here, 5,000 here. Government already had received that 10,000 okay from different supplier. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। गवर्नमेंट को पैसा मिल गया अगर गवर्नमेंट को पैसा मिल गया तो आप उसका सेट ऑफ ले लो। सो व्हाट योर लायबिलिटी? योर लायबिलिटी इज 12,000. What you actually paid 10,000. Take a set of 10,000 and pay remaining amount to the government. And entire burden pass on. How entire burden pass on? This distributor has paid 10,000 to the supplier and 2,000 to the government. 12,000 burden pass on. If you understood, इफ यू अंडरस्टूड टाइप द डिस्ट्रीब्यूटर, डी टाइप करो। अगर समझ गया तो डी टाइप करो कि भाई इसने बर्डन पास ऑन कर, इसने भी बर्डन नहीं लिया। ओके, इसने जितना दिया उतना पास ऑन कर दिया। इसने परचेस पे 10 दिया, ओके 10,000 दिया, सेल पे 2,000 है, एंड दैट बर्डन इज पास ऑन 12,000 डन। Then wholesaler, the similar provision for wholesaler, whatever the payable less ITC and burden pass on, that is 12,000 paid on purchases, 1,000 paid net tax payable 1,000, 13,000 burden pass on. And same for retailer, retailer okay here 13,000 on purchases, 500 on okay sales, 13,500 burden pass on, and entire burden is on ultimate consumer. एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब ये पूरे चेन में किसी ने भी बर्डन नहीं लिया, ये चेन में किसी ने भी बर्डन नहीं लिया जब तक गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं जाता है, जब तक गुड्स यहाँ पे जो है अल्टीमेट यूजर के पास नहीं जाता है। ओके, वो बर्डन पास ऑन होते रहेगा। ओके, एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। दिस इज द प्रिंसिपल. Okay, it's completely avoid cascading effect, tax on tax. It reduces the prices of the goods as well as okay यहाँ पे it boosts the economy, economy भी वो boost करता है। I hope आपको ये समझा होगा, आपको ये समझा होगा। Very good. तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा यहाँ पे वैट का। अब थोड़ा एक प्रिंसिपल आपको समझाना चाहूंगा, और वो प्रिंसिपल क्या है देखो, जस्ट अ मिनट। एक प्रिंसिपल आपको समझाना चाहूंगा, और वो प्रिंसिपल क्या है, ये समझ में आया क्या सबको? ओपी का मतलब क्या है? ओपी का मतलब नहीं समझा मैं।
अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और लुक करना चाहूँगा, ये अगर किसी को नहीं समझा तो छोड़ देना, बट मैं इस पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा। ओवर पावर, ठीक है, ओवर पावर, ठीक है। जस्ट गो थ्रू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो ओके, डन, ओके, इसके डेप्थ में नहीं जाना है, मुझे जीएसटी पे अटैक करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट में आपको ये समझाना चाहूँगा, और वो क्या, समझ लो बिजनेस करने वाले 3 सेक्टर होते हैं मेजर, जो गुड्स और सर्विस में बिजनेस करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो गुड्स और सर्विसेज में बिजनेस करते हैं, ऐसे 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स को बनाता है। दूसरा होता है ओके यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, समझ लो मैं वी स्मार्ट एकेडमी जो आपको सर्विस दे रहा है। और एक होता है ट्रेडर, एक होता है ट्रेडर, ओके, जो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो गुड्स को परचेज करता है और वो सेल करता है, ठीक है। ये 3 मेजर बिजनेसमैन होते हैं यहाँ पे, ओके। अब ये 3 मेजर बिजनेसमैन जो है, 1 जुलाई 2017 के पहले जब पुराना टैक्स था, तब क्या होता था, मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा। एक और लुक ले लो तो बहुत मजा आएगा आपको। 1 जुलाई 2017 के पहले अगर कोई मैन्युफैक्चर होता था, समझ लो उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आ रहा है, ये आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में डायरेक्ट जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने डायग्राम दिया पर डायरेक्ट जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट पे दी है, थोड़ा ये समझ लो। समझ लो आपके इसमें गुड्स आ रहा है, ओके, ये मैन्युफैक्चरर अपना फिनिश गुड्स बनाने के पहले वो बना रहा है गुड्स ही, समझ लो बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, पिस्टन्स खरीद रहा है, ओके, जो भी बाइक को लगने वाला पार्ट्स खरीद रहा है, सर्विसेज खरीद रहा है, बहुत सारी सर्विसेज लगती है बिजनेस में। बिजनेस में टेलीफोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस, जॉब वर्क सर्विस, इरेक्शन इंस्टॉलेशन सर्विस, रिपेयर सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज लगती है, ओके। मैन्युफैक्चरर को ऑडिटिंग सर्विस, बिजनेस की बहुत सारी सर्विसेज होती है। अब 1 जुलाई 2017 के पहले जब कोई वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो जो सप्लायर से, सप्लायर भी मैन्युफैक्चरर समझ लो, तो जो सप्लायर से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसके ऊपर क्या लगता था, उसके ऊपर समझ लो 1 लाख का रॉ मटेरियल बजाज ऑटो ने खरीद लिया, तो 1 लाख पे एक्साइज ड्यूटी लग के आती थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करके खरीदा, इसलिए उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही आ रही है, समझ, अज्यूम द एक्साइज ड्यूटी 10%, 10,000। और वैट भी लगता था, एक्साइज सेंट्रल का टैक्स था, एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरर, क्योंकि सामने वाले ने मैन्युफैक्चर किया, ये मेरा रॉ मटेरियल का बिल है, मेरे इनपुट का बिल है, तो ये मेरे इनपुट का बिल है, सुनना, ओके। जो मेरी गुड्स की परचेस होती है, जोर से मेरे साथ बोलना, जो मेरी गुड्स की परचेस होती है उसे इनपुट कहा जाता है, जोर से बोलो, जो मेरे गुड्स की परचेस होती है उसे इनपुट कहा जाता है, ठीक है। तो मेरी रॉ मटेरियल गुड्स की परचेस है, एक्साइज लगा और वो सेल भी हुआ, सेल हुआ इसलिए उसके ऊपर वैट लगा, वैट आ चुका था 1 जुलाई 2017 के पहले, वैट आ चुका था, वैट जो है, वैट जो अप्लीकेबल हो चुका था, और वो वैट जो है ओके यहाँ पे सेल्स टैक्स में आ गया था, ठीक है। अब मुझे 2 टैक्स लग गया है, एक सेंट्रल टैक्स था एक्साइज, और वैट ये स्टेट टैक्स था। यहां तक समझा क्या, समझा होगा तो 1 टाइप करो। अब ये मैन्युफैक्चरर सर्विसेज खरीद रहा है, जब वो सर्विसेज खरीद रहा है तो उसको खरीद रहा है, खरीद रहा है, तो सर्विसेज खरीद रहा है, मे बी जॉब वर्क सर्विस, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विस, देन टेलीफोन सर्विस, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की सर्विसेज खरीद रहा है। जब वो सर्विसेज खरीद रहा है, तो जब कोई सर्विस खरीदी जाती है तो उसको कहा जाता है इनपुट सर्विस, जोर से बोलो, जब कोई सर्विस खरीदी जाती है तो उसे कहा जाता है इनपुट सर्विस। तो 1 जुलाई 2017 के पहले वो जब इनपुट सर्विस खरीद रहा है, लेट्स अज्यूम 50,000 की इनपुट सर्विस खरीद रहा है, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, और सर्विस टैक्स लग के आता था, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल था। तो अब जब गुड्स खरीदता है, सुनो, जब गुड्स खरीदता है तो सेंट्रल का टैक्स एक्साइज लग रहा है, जब सर्विस खरीद रहा है तो सेंट्रल का टैक्स सर्विस टैक्स लग रहा है। सर्विसेज पे वैट नहीं होते थे, वैट सिर्फ गुड्स पे होते थे, सर्विसेज पे सिर्फ एक ही टैक्स था, वो था सर्विस टैक्स, ठीक है। अब ये गुड्स और सर्विस मिला के फिनिश गुड्स बना रहा है। जब ये फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, सुनना मेरी बात, जब ये फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है तो इसके ऊपर मैन्युफैक्चर पे एक्साइज और सेल पे वैट लग जाता था। समझ लो ये फिनिश गुड्स बेच रहा है 3 लाख रुपए में, तो 3 लाख रुपए में यहां पे एक्साइज जो सेंट्रल टैक्स लगता था वो लगा,
प्लस स्टेट टैक्स, ओके यहाँ पे वैट लगा। अब देखो क्या होता था, इन शॉर्ट तुम्हारे परचेसेस में भी सेंट्रल टैक्स होते थे और स्टेट टैक्स होते थे, सर्विस पे भी सेंट्रल टैक्स होते थे, सर्विस पे सिर्फ सेंट्रल टैक्स होता था, और तुमने जो गुड सेल किया तो गुड सेल पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अब पुराने इसमें क्या होता था, जो सेंट्रल टैक्सेस थे, सेंट्रल टैक्स का सेट ऑफ कंसेप्ट आ चुके थे इंडिया में, 1 जुलाई 2017 के पहले सेट ऑफ कंसेप्ट आ चुके थे, लेकिन सेंट्रल टैक्स के क्रेडिट सेंट्रल टैक्स में ही मिलते थे और स्टेट टैक्स के क्रेडिट स्टेट टैक्स में ही मिलते थे। मतलब क्या, मतलब ओके मेरे आउटपुट में सेंट्रल टैक्स है एक्साइज और मेरे इनपुट में सेंट्रल टैक्स है एक्साइज और सर्विस टैक्स, तो मुझे ओके ये सेंट्रल टैक्स के केस में मेरे परचेसेस पे जो सेंट्रल टैक्सेस है, कौन से एक्साइज और सर्विस टैक्स, उसका ही मिलता था। मतलब ओके समझ लो मेरे दो स्टेटमेंट बनते थे। कौन से दो स्टेटमेंट बनते थे, स्टेटमेंट ऑफ एक्साइज पेएबल, क्योंकि मुझे आउटपुट निकालो, आउटपुट निकालो, व्हाट इज द एक्साइज पेएबल, मुझे क्या देना क्या है, तो मुझे एक्साइज देना है और वैट देना है। ओके मुझे एक्साइज देना है और वैट देना है, तो अब मुझे जो एक्साइज देना है, तो एक्साइज कितना देना है 30,000, ये मेरा एक्साइज 30,000 था। ओके तो एक्साइज मुझे 30,000 देना है, लेस आईटीसी, मुझे एक्साइज के अगेंस्ट में आईटीसी मिलते थे, फिर सिर्फ सेंट्रल के मिलते थे। मेरे परचेस पे सेंट्रल कौन सा था, ओके एक्साइज जो इनपुट पे लगा 10,000 और सर्विस टैक्स जो मुझे इनपुट सर्विस पे लगा 7,500, तो मेरे सेंट्रल के अगेंस्ट में सिर्फ सेंट्रल का क्रेडिट मिलता था, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट गुड्स का 10,000, सर्विस का 7,500, नेट एक्साइज पेबल 12,500। और दूसरा बनता था स्टेटमेंट ऑफ वैट, तो मेरे आउटपुट में वैट कितना है, ओके 33,000, और मेरे परचेस पे वैट कितना है 11,000, क्योंकि सर्विस पे वैट तो लगता नहीं था, सिर्फ गुड्स पे लगता था 11,000। तो मेरे दो स्टेटमेंट बैठते थे, वैट पेएबल 33 माइनस 11 22। तो एक मैन्युफैक्चरर दो टैक्स देता था, एक्साइज नेट और एक्साइज वैट। इसमें क्या होता था, हाँ एक्साइज को कहा जाता था सेन वैट, एक्साइज को कहा जाता था सेन वैट, और सेल्स टैक्स को कहा जाता था वैट। ओके सेन वैट मतलब सेंट्रल वैट और स्टेट वैट, सेंट्रल वैट एंड स्टेट वैट, एक्साइज का दूसरा नाम था सेन वैट, और यहां पे ओके स्टेट वैट यानी सेल्स टैक्स का दूसरा नाम था वैट। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट बनते थे। और प्रॉब्लम क्या था 1 जुलाई 2017 के पहले, सेंट्रल के क्रेडिट, हाँ सेंट्रल के क्रेडिट स्टेट में नहीं मिलते थे और स्टेट के क्रेडिट सेंट्रल में नहीं मिलते थे। सेंट्रल का सेंट्रल में लो, स्टेट का स्टेट में लो, ओके स्टेट का स्टेट में लो। ये तो था मैन्युफैक्चरर, नहीं पूरा 100%, लेकिन 70% तो समझा क्या आपको, थ्योरी समझी क्या आपको बताओ, प्रिंसिपल समझा क्या। प्रिंसिपल यही था कि सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में, स्टेट के क्रेडिट स्टेट में। ओके ऐसा प्रिंसिपल था 1 जुलाई 2017 के पहले, समझा होगा। तो मैन्युफैक्चरर का एम टाइप करो, मैन्युफैक्चरर का एम टाइप करो फटाफट, मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए बेटा। ये था नहीं नहीं नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, नहीं नहीं इसके पहले वाला डायग्राम समझ गया ना, दैट्स इनफ, इसके पहले वाला डायग्राम समझ गया, दैट्स इनफ। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो लीव इट, लीव इट, ये पुरानी हिस्ट्री समझा रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इवन दो ये ईओ बैच है तभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके मैं समझा रहा हूँ, अगर समझा होगा तो एम टाइप करो, कंफ्यूज हो रहा होगा तो लीव इट, लीव इट, मैं खुद ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला, जस्ट मैं हिस्ट्री लेना चाहता हूँ। हाँ इतना समझ लो, सेंट्रल का क्रेडिट सेंट्रल में, स्टेट का क्रेडिट स्टेट में। ये तो था मैन्युफैक्चरर के लिए, ओके ये था मैन्युफैक्चरर के लिए। अब देखो सर्विस प्रोवाइडर, 1 जुलाई 2017 के पहले, 1 जुलाई 2017 के पहले अगर कोई इंडिया में सर्विसेज देता है, जैसे वी स्मार्ट एकेडमी सर्विसेज दे रही है, तो उस पर एक ही टैक्स लगता था जो सेंट्रल टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स। उसके ऊपर बोलो एक बार, एक ही टैक्स लगता था और था सर्विस टैक्स जो सेंट्रल टैक्स था, ठीक है। पर ठीक है ना भाई, टैक्स एक ही लग रहा है, लेकिन वी स्मार्ट सर्विस देने के लिए कैमरा तो खरीदेगी, ये कैमरा, टीवी, लैपटॉप, गुड्स खरीदेगी और सर्विसेज भी खरीदेगी, फैकल्टी की सर्विसेज लेगी, इंटरनेट सर्विस लेती। भाई सुबह इंटरनेट नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ओके कुछ भी नहीं कर पाया, तो सर्विसेज बहुत जरूरी है, मुझे भी खरीदना पड़ेगा सर्विसेज, ओके सर्विसेज खरीदना पड़ेगा, इंटरनेट, टेलीफोन, फैकल्टी की सर्विसेज मुझे खरीदना पड़ेगा। अब समझ लो वी स्मार्ट जब गुड्स खरीद रहा है, तो जिससे भी गुड्स खरीद रहा है, हाँ
कंफ्यूजन किसको हो रहा होगा? जिसको अब ये जानना है कि एक्साइज लगता ही क्यों था, वैट लगता ही क्यों था सर, एक्साइज आता ही कैसे था, उतना डिटेल में मत जा। मैंने बोल दिया ना मैन्युफैक्चर पे एक्साइज, समझ लो। अब थोड़ा ना हमको लिमिटेड आवर्स में भी खत्म करना है, तो जहां मैं रोकूं उतना ही इनफ है। अब उसके डेप्थ में जाना है तो फिर रेगुलर क्लास लगा। रेगुलर तो मैं इतना इतना डेप्थ पकड़ता हूँ कि छोड़ता नहीं हूँ फिर मैं कोई चीज़ को। यहाँ कुछ चीज़ें मैं कवर 100% करूँगा, पर जहाँ रिक्वायर्ड नहीं उसके डेप्थ में हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे, बाकी यहाँ कवर करेंगे। समझ में आ रही है कि मेरी बात? बाकी तो मैं हमारा एग्जाम के हिसाब से सिलेबस तो 100% कवरेज होगा। ओके, तो अब मैंने गुड्स खरीदा। अगर गुड्स खरीदा तो उसके ऊपर एक्साइज लगती थी और वैट लगता था। एक्साइज लग रहा है और वैट लग रहा है। मैंने सर्विस खरीदा तो सर्विस टैक्स। और जब वी स्मार्ट आगे सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है और उसके ऊपर सर्विस टैक्स ही लग रहा था। अब एक सर्विस प्रोवाइडर को क्या दिक्कत जा रही थी? सर्विस प्रोवाइडर के आउटपुट में सिर्फ सेंट्रल टैक्स था, क्योंकि सर्विसेज पे सिर्फ सर्विस टैक्स लगता था। ओके, सर्विसेज पे सिर्फ सर्विस टैक्स लगता था जो सेंट्रल टैक्स था, और उसके परचेसेस पे अब स्लो जाते हैं, उसके परचेसेस पे एक्साइज भी लग के आ रहा है और सर्विस टैक्स भी लग के आ रहा है। मतलब सेंट्रल टैक्स लग के आ रहे हैं परचेसेस पे, और गुड्स खरीदा इसलिए वैट भी लग के आ रहा है, और वो वैट स्टेट था। इसको प्रॉब्लम क्या था? पहले क्रेडिट कैसे अलाउड थे? सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में, इसलिए उसका सर्विस टैक्स सेंट्रल था। उसका स्टेटमेंट बनाए तो आउटपुट टैक्स 45,000 जो उसको सर्विस टैक्स देना है, इसमें से उसको सिर्फ सेंट्रल के क्रेडिट मिलते थे। सेंट्रल के क्रेडिट एक्साइज और सर्विस टैक्स के मिलते थे, तो गुड्स का एक्साइज और सर्विसेज का सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ऐसे क्रेडिट सेट ऑफ मिल जाते थे और नेट टैक्स पेबल होता। व्हाट अबाउट वैट जो उसने दिया परचेसेस पे? वैट के सेट ऑफ नहीं मिलते थे, क्योंकि उसके आउटपुट में कोई भी वैट नहीं था, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर था। सर्विस प्रोवाइडर पे सिर्फ सर्विस टैक्स लगता था, तो उसको वैट का सेट ऑफ नहीं मिलता था। अब वैट का सेट ऑफ उसको अगर नहीं मिल रहा है, वैट का सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, तो इट बिकम कॉस्ट, क्योंकि सेट ऑफ जब नहीं मिलता है तो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और उतना पोर्शन कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जहां सेट ऑफ नहीं वो परचेज बन जाती है और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है। ओके, मतलब ये था कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे अगेंस्ट सर्विस टैक्स, क्योंकि स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल में नहीं था, और उसके वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे। सेम फॉर ट्रेडर। ट्रेडर जो है यहाँ पे सिर्फ बेच रहा है तो उसके ऊपर वैट लग रहा है ओनली, और उसके परचेसेस पे एक्साइज और सर्विस टैक्स लगता था, क्योंकि एक ट्रेडर सर्विसेज भी लेता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो ये जो है ट्रेडर के आउटपुट में स्टेट टैक्स था, इनपुट में सेंट्रल टैक्स थे, और उसके क्रेडिट उसको वैट में नहीं मिलते थे, क्योंकि ट्रेडर पे सिर्फ वैट ही लगता था, क्योंकि वो सेल ही कर रहा है, एक्साइज नहीं लगता था। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट ने कहा हटाओ ये एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ओके सब हटाओ, सब हटाओ, और अब एक ही नाम दो, जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। गुड्स परचेस किया जीएसटी, सर्विस परचेस किया जीएसटी, गुड्स बेचा जीएसटी। ओके, उसके बाद में अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो, गुड्स परचेस किया जीएसटी, 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 बेचा जीएसटी। आप ट्रेडर हो, गुड्स परचेस किया जीएसटी, सर्विस परचेस किया जीएसटी, सेल किया जीएसटी। ये क्या नाम लेके रखा है? एक्साइज वैट तब से परेशान करके रखा हुआ है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, हटाओ सब। ओके, अब आप मैन्युफैक्चरर हो गए, आप सर्विस प्रोवाइडर हो गए, या आप जो है ट्रेडर हो गए। वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट, एंड दैट इज जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। गुड्स परचेस किया जीएसटी, सर्विस परचेस की जीएसटी, गुड्स बेचा जीएसटी, सर्विस बेची जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो इस तरह से जीएसटी कॉन्सेप्ट लाया गया। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बेटा
अब ये सेंट्रल का क्रेडिट स्टेट में नहीं, स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल में नहीं, हटाओ सब। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी में, दैट्स ऑल। ओके, जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी में। और इस तरह से वो एक डेफिशिएंसी पढ़ाई थी मैंने लास्ट इसमें, कि पुरानी डेफिशिएंसी ये थी कि सेन वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे सर्विस टैक्स में, वैट के क्रेडिट सर्विस टैक्स में नहीं मिलते थे। अब शायद समझेंगे आपको, ये डेफिशिएंसी थी। और जीएसटी ने सब नाम हटा दिए और एक ही नाम रखा, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट है। ईयरफोन काम से गया। इसलिए मैं तुमको आवाज वॉल्यूम बढ़ा के चाहिए था ना, वॉल्यूम बढ़ा के चाहिए था ना, लो। और आगे आगे देखो होता है क्या बॉस, ऐसे ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी इतने अच्छे से लूंगा ना आपका, आके मजा आएगा आपको। सो आला रे आला, जीएसटी आला, गेला रे गेला, ऑल टैक्सेस गेला। हम आपका मराठी में जा रहा है, तो चलिए। तो इस तरह से जीएसटी आया। तो आज जीएसटी में ये सारे मैकेनिज्म कैसे चलते हैं, अब हमारे प्रॉब्लम पे आ जाओ। जीएसटी में ये सारे मैकेनिज्म कैसे चलते हैं। तो अब आ जाओ बेटा इस डायग्राम पे। अब आपके बुक में डायग्राम दिखेगी, इस पे आ जाओ। ये बाकी पुराना लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे। चलो, तो अब जो है, अब मुझे बताओ, आप कोई रॉ मटेरियल खरीदोगे तो एक्साइज वैट इंडियन वो, आ आ आ ऑल टैक्सेस सब्स्यूम इन जीएसटी। अब वो लिस्ट याद आएगी, टैक्सेस सब्स्यूम इन जीएसटी, सब हटा दिए और एक ही टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी लगेगा। समझ में आया क्या? तो अब आपने गुड्स परचेज किया, ओनली जीएसटी, मतलब वैल्यू 1 लाख। इंट्रा परचेज किया इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब सब हट गए। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया आधा तू ले आधा हम लेते हैं, बस सबको हटाओ, आधा तू ले आधा हम लेते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आपने अगर आपने सर्विस परचेस की तो आप कोई सर्विस टैक्स वगैरह नहीं। आपने गुड्स खरीदा जीएसटी, आपने सर्विस खरीदी जीएसटी। ये आपकी परचेसेस है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इनपुट सर्विस। ये आपकी परचेसेस है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनपुट सर्विस। तो आपने सर्विस परचेस की, जीएसटी, जीएसटी लग के आएगा। और आपने गुड्स बना के बेचा, जीएसटी लगेगा, जीएसटी ही। ये समझा? तो यहाँ पे घर वाले भी देख रहे हैं। तो उनको भी समझ जाएगा जीएसटी। मेरा नमस्ते कहना। तो चलो, तो अब देखो क्या हुआ। ये है आपका आउटवर्ड, ये है आपका आउटवर्ड, ये है गुड्स का इनवर्ड, ये गुड्स का इनवर्ड, और ये सर्विस का इनवर्ड। तो आपका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? मैंने यहाँ बना के दिया है, तो भी हम रफ में प्रैक्टिस करेंगे। दिया है तो भी रफ डायरी होगी, रफ पेज होगा, तो वो लो, लिखो स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल। लिखो लिखो लिखो, मैं लिख के प्रैक्टिस करना चाहूंगा। स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, आपका नेट जीएसटी पेबल कितना आएगा? ठीक है, तो लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी एसजीएसटी, लिखते जाओ सीजीएसटी और एसजीएसटी। लिख के देखो, ये लिख के देखो। पहले आपका आउटपुट टैक्स कितना है आपका? यहाँ पे सीजीएसटी 27,000। तो आउटपुट टैक्स ओटी, आप पूरा लिखना, आउटपुट टैक्स 27,000। लिख के देखो, लिख के देखो, 27,000, 27,000 लेस आईटीसी, लेट आईटीसी। इनपुट, इनपुट पे तो आपका इनपुट कितना हुआ?
तो इनपुट यानी आपने जो माल खरीदा, माल खरीदे पे जीएसटी 9,000 तो जो माल खरीदा तो इनपुट का 9,000 और 9,000, ओके 9,000। और आपने सर्विस खरीदी, इनपुट सर्विस, तो इनपुट सर्विस खरीदी थी आपने जिसके ऊपर जीएसटी लग के आया 4,500, 4,500, 4,500 4। तो आपको नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल, और ये नेट जीएसटी पेबल जो है निकाल लो कितना आएगा, लिखा ही है नेट जीएसटी पेबल 13,500, 13,500। ये रफ में लिख के दिया मैंने, बुक में दिया हुआ है पर हमने रफ में लिख कर देख लिया नेट जीएसटी पेबल। दोस्तों ये तो मैन्युफैक्चरर था। सेम चीज अब सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस दे रहे हो, ओके तो ये आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क। ये आंसर दिया होगा तो भी आंसर मत देखना, आपने स्टेटमेंट बनाना, अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके लिए होमवर्क। सर्विस प्रोवाइडर ने गुड्स खरीदा, सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विसेज खरीदी, इनपुट सर्विस खरीदी, उसका आउटपुट सर्विस। अब सर्विस टैक्स भूल जाओ, एक्साइज भूल जाओ, वैट भूल जाओ, सब भूल जाओ, एक ही नाम याद रखना जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस लेस इनपुट जीएसटी, गुड्स और सर्विस के, ये आप करोगे। या आप ट्रेडर हो, ट्रेडर होगा तो भी वही स्कीम रहेगी, ट्रेडर होगा तो भी वही रहेगा, आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी, क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं होगा, अब सबको एक ही मार्केट बोला जाएगा, आउटपुट और इनपुट जीएसटी। तो चलिए यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। चलो दोस्तों यहाँ अब आ जाओ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। तो पहला आपसे लर्न नहीं करेंगे, और क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, और आप क्वेश्चनर में देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही पॉइंट्स है उसके अंदर जो मैंने यहाँ दिए हैं, और ये आपको लिख के दिखना है, मैं सिर्फ समझाऊंगा। जीएसटी पहला प्रिंसिपल है जीएसटी का, अंडरलाइन, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहते हैं? जो डेस्टिनेशन पे जा रहा है वहाँ का टैक्स लगेगा। अगर आपका सेल महाराष्ट्र में हुआ तो महाराष्ट्र का एसजीएसटी लगेगा, आपका सेल गुजरात में हुआ तो गुजरात का एसजीएसटी लगेगा, आपका सेल जो है अगर एमपी में हुआ तो एमपी का एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आपका सेल यूनियन टेरिटरी में हुआ तो वहाँ का लगेगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का 50% डेस्टिनेशन स्टेट को मिलता है, बायर स्टेट को मिलता है। इसलिए जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाएगा। अच्छा अच्छा, सेकंड इसमें गड़बड़ हो गई क्या? सेकंड इसमें सर्विस में गड़बड़ हो गई क्या? 70,000 का 9% कितना होता है? अच्छा अच्छा, गड़बड़ हो गई, यहाँ करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ 6,300 आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक काम कर लेना, यहाँ 50,000 कर देना, ये 50,000 कर देना, और ये 4,500 और 4,500, यहाँ करेक्शन कर लेना। सर्विस के इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वहाँ करेक्शन कर लेना बेटा, सर्विस के इसमें, ठीक है, वहाँ करेक्शन कर लेना। डन। हाँ, तो पहला प्रिंसिपल जीएसटी का, जीएसटी ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा, जीएसटी इन ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी भी वैल्यू एडेड टैक्स है, क्योंकि जीएसटी भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है, जीएसटी क्रेडिट अलाउ करता है परचेसेस के, इसलिए इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू एडिशन पर ही है। तो ख्याल रहे, जीएसटी का भी प्रिंसिपल वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगाना है, इसलिए ये भी वैल्यू एडेड टैक्स ही है। जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट एक्चुअली बोन बाय कंज्यूमर। सेम, जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा, एंड बर्डन पास ऑन, किसको पास ऑन होगा? कंज्यूमर को। नेक्स्ट, ओके वहाँ एक्सेस क्रेडिट है बेटा सेकंड केस में, हाँ ये देख लो थोड़ा, सेकंड केस में एक्सेस क्रेडिट है। एक्सेस क्रेडिट है मतलब तुम्हारा क्रेडिट ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स कम है,
13,500 प्लस 4,500 कितना होता है? 13,500, 13 प्लस 4 17, 19। तो नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही क्या ये? कुछ गड़बड़ हो रही, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को। कुछ गड़बड़ दिख रही है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे ये डायग्राम में आ जाओ। ये 13,500 प्लस 4,500, 18,000। हाँ, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यहाँ ये स्क्रैच कर दो, नील हो जाएगा। ये स्क्रैच कर दो। नहीं, अभी ये स्क्रैच कर दो, अभी ये रहने दो, और नीचे वाली लाइन स्क्रैच कर दो। ठीक है, मैं करेक्शन कर लूंगा ये। नेट पेबल नील आएगा, ये स्क्रैच कर दो। चलो प्रिंसिपल पे आ जाओ। पेड बाय सप्लायर बट एक्चुअली बोन बाय कंज्यूमर। नहीं नहीं नहीं, आप 4,500 ही करो वहां पे, आप 4,500 ही करो, प्लीज प्लीज 4,500 ही करो। ओके, यहाँ पे GST technically paid by supplier but actually borne by consumer. GST is collected at multiple state of production and distribution of goods and service in which taxes paid on inputs are allowed to be set off against taxes payable on output. GST हर स्टेज पर लगेगा, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, मल्टीपल स्टेट, कलेक्टेड मल्टीपल स्टेट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो भी जीएसटी लगते जाएंगे उसका उसको सेट ऑफ मिलते जाएगा। हमने ये पूरा देखा, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर। अब जो हमने देखा, वैट को हटा दो, वैट एक कॉन्सेप्ट देखा, उसकी जगह जीएसटी आएगा और हर स्टेज पे उसको क्रेडिट मिलते जाएंगे। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्सेज एंड नॉट ऑन पर्सनल एक्टिविटी। जीएसटी बिजनेस टैक्स रहेगा, कोई पर्सनल एक्टिविटी पे नहीं लगेगा। तो जीएसटी इज ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस, जो बिजनेस में प्रोडक्ट कंज्यूम हो गए, सर्विसेज जाएगी, उसके ऊपर लगेगा, एंड नॉट ऑन पर्सनल एक्टिविटी। अंडर जीएसटी इनपुट क्रेडिट इज प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैल्यू चेन। इंपॉर्टेंट, ये बेटा क्वेश्चन पढ़ के लिख कर देखना, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, प्लीज लिख के देखना इसको। चलो, जीएसटी के क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। आई रिपीट, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा, ये नो डाउट वैट प्रिंसिपल पे आधारित है, वैट प्रिंसिपल पे आधारित है। सप्लायर इसका टैक्स देगा, लेकिन बर्डन पास ऑन होगा। हर स्टेज पे जो टैक्स लगेगा उसका सेट ऑफ मिलते जाएगा। ओके, आप ये लिख सकते हो, जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है। ओके, जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है। यहाँ पे आई रिपीट, जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है। और उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, जीएसटी जो है में आईटीसी अलाउड है थ्रू आउट द वैल्यू चेन। थ्रू आउट द वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक देखा जाए तो पूरे चेन में जीएसटी में भी आपको ओके क्रेडिट लगेगा। सर, डेस्टिनेशन स्टेट को क्यों मिलता है? तो वो मैं लॉजिक बाद में बताऊंगा, पर ये तो बाद में लेंगे। पर ये प्रिंसिपल्स आपको लिख के देखना है, इस पे सवाल आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क रहेगा और ये आपको लिख के देखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। आ जाओ, जीएसटी के क्या बेनिफिट्स है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ये भी आपके लिए होमवर्क अभी लिख के देखना है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट बाय कॉमन टैक्स रेट एंड प्रोसीजर। जीएसटी आने के बाद अब रेट, क्योंकि पूरे इंडिया में ये जो है जीएसटी कंबाइन करके चल रहा है बाय सेंट्रल और स्टेट, इसलिए सभी मिलके कॉमन रेट डिसाइड होते हैं। जैसे अभी जीएसटी का रेट है 5%, 12%, 18 एंड 28, ये सभी मिलकर डिसाइड हुआ है और एक यूनिफाइड मार्केट तैयार हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था
जीएसटी आने के पहले हर स्टेट के अपने अलग अलग रेट्स होते थे, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल बैठेगा और जीएसटी काउंसिल रेट डिसाइड करेगा। इसलिए अब पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म रेट आ गए, यूनिफॉर्म नेशनल मार्केट बन गया है। ठीक है। दूसरा, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग बाय सब्सिडिंग सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। तो जीएसटी आने के बाद ओके जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि पहले सेंट्रल के क्रेडिट स्टेट में नहीं मिलते थे, स्टेट के सेट ऑफ सेंट्रल में नहीं मिलते थे, लेकिन अब जीएसटी ने ये ख़त्म कर दिया है। ओके अब यहाँ पे आपको सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में मिलेंगे, स्टेट के क्रेडिट स्टेट में मिलेंगे, मतलब हर ट्रांजेक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा और आपको पूरे क्रेडिट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि अब सिंगल टैक्स आ गया है जीएसटी। दूसरा इसका फायदा ये है, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेस। जो पहले ऐसा होता था कि अलग अलग टैक्सेस थे, एंट्री टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ओके, या हमने जो लिस्ट बनाई तुमने लिख के भी देखी होगी, ओके, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इतने सारे टैक्सेस थे। और कभी कभी तो एक एक्टिविटी पे दो दो टैक्सेस लग जाते थे। कौन से एक एक्टिविटी पे दो दो टैक्सेस लग रहे हैं? तो जैसे सिम कार्ड वाला एग्जांपल लिया, जो डेफिशिएंसी है वो सब हटा दी गई, तो तुमने जो डेफिशिएंसी पड़ी अब वो सब हटा के ओके जीएसटी सिस्टम लाया गया, और अब आपका सिम कार्ड गुड्स हो या सर्विस हो लगेगा एक ही टैक्स। कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो इसने डबल टैक्सेस हटा दिए। उसके बाद बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया कॉम्पिटिटिव इन द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। अब देखो क्या हुआ, पहले ना फॉरेन इंडस्ट्री, लेट्स टेक एग्जांपल टेस्ला, टेस्ला इंडिया में आने में डर रही। क्यों डर रही है? क्योंकि इतने अलग अलग लॉज थे, सारे स्टेट अलग चलते थे, सेंट्रल अलग चलता था, इन बीच में कोई मतलब कॉमन यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग नहीं था, कोई जुगलबंदी नहीं थी, सब अपने हिसाब से चलते थे। पर जीएसटी आने के बाद हमारा जब एक टैक्स सिस्टम आया, सिंगल नेशन वन टैक्स वन मार्केट, तो फॉरेन इंडस्ट्री बहुत खुश हो गई और अब उन्होंने इंडिया में प्रोजेक्ट लाना चालू कर दिया कि चलो यहाँ टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिफाइड टैक्स सिस्टम आ गया है जीएसटी, जिसकी वजह से हमारा जो एक ऑब्जेक्ट था मोदी जी का, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ओके, इंडिया में आकर बनाओ, तो इंडस्ट्री इंडिया को प्रिफर करने लग गई। ये जीएसटी का एक बेनिफिट है। उसके बाद में बूस्ट टू इन्वेस्ट एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ कि जीएसटी आने के बाद हमने बाहर के प्रोजेक्ट इंडिया में लाए, एक्सपोर्ट बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, तो जीएसटी का ये भी एक फायदा हुआ। ओके, ये भी एक फायदा हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, पहले क्या था, एक्साइज का स्ट्रक्चर अलग, वैट का स्ट्रक्चर अलग, एंट्री टैक्स का स्ट्रक्चर अलग, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग, सर्विस टैक्स अलग। तो एक बिजनेसमैन वाला परेशान था कि भाई मैं बिजनेस करूं कि तुम्हारे टैक्स के कंप्लायंस करूं। ओके, ये क्या लगा के रखा है मुझे, मैं बिजनेस करने बैठा हूं, मैं बिजनेस करने आया हूं, तुम्हारे टैक्स कंप्लायंस करने तो नहीं आया हूं। तो ऐसे सिचुएशन में ओके उसको बहुत दिक्कत जाती थी बिजनेस करने, टैक्स वाले बहुत परेशान करते थे। कभी हर्षद मेहता की सीरीज देखो कैसे परेशान होते हैं टैक्स वाले, या कभी आप ओके रेड मूवी देखो अजय देवगन की, आपको समझ में आएगा कि कैसे परेशानी होती थी। इनकम टैक्स वाला आ गया, एक्साइज वाला आ गया, ऑक्ट्रा वाला आ गया, वैट वाला आ गया, तो ये सब लोग आ जाते थे, परेशानी होती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सब हट गए, सब हट गए। अब एक ही टैक्स बन गया जीएसटी, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन वाले को बिजनेस करना आसान हो गया। सर्टिनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, सर्टिनिटी बढ़ी। ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब मैनुअल काम बंद कर दिया और जीएसटी का एक पोर्टल बनाया, जो मैंने आपको अभी जीएसटीएन पोर्टल बताया। अब जो भी चीज अपडेट होगी वो जीएसटी पोर्टल पे अपडेट होगी, सब ऑटोमेटेड होगा। अब ये ऑटोमेटेड के फीचर्स में धीरे धीरे आगे बताऊंगा, तो सारा कुछ ऑटोमेटेड रहेगा, ये भी जीएसटी का एक मेन फीचर था। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट विच रिमूव्ड, कंप्लायंस कॉस्ट कम हुई, रिमूव रिकॉर्ड कीपिंग इन वेरियस लाइक। तो कंप्लायंस कॉस्ट मेरी कैसे कम हुई, पहले एक्साइज के रिकॉर्ड अलग मेंटेन करो, सर्विस टैक्स के रिकॉर्ड अलग मेंटेन करो, वैट के रिकॉर्ड अलग मेंटेन करो, इसके वजह से मेरी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती थी।
एक्साइज का कंसल्टेंट अलग, वैट का कंसल्टेंट अलग, सेल्स ओके सर्विस टैक्स का कंसल्टेंट अलग, सबको फीस दो, मेरी कंप्लायंस कॉस्ट उसमें ज़्यादा होती थी। अब जीएसटी में कैसा, एक ही कंसल्टेंट लगाओ जीएसटी। एंड बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर्स, तो मैंने 10 बेनिफिट दिए एग्जाम में, इसमें से 5 भी आपको याद आए तो चलेगा, 10 के 10 लिखे तो चलेगा। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो ये 10 बेनिफिट्स जो है, ओके आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। ओके ये 10 बेनिफिट मेरे साथ आप रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट बाय कॉमन टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दिए, पॉइंट्स पॉइंट्स याद रखना, यूनिफाइड मार्केट, टैक्स रेट कॉमन, प्रोसीजर कॉमन, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दिए, मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेस हटा दिया, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जीएसटी ने, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर आया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टिनिटी बढ़ी, ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हुई, और स्मॉल ट्रेडर्स ओके और एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट हुआ। तो ये सारे बेनिफिट्स प्रॉपरली समझ के लिख कर देखना। आज के लिए आपको ये 2 होमवर्क रहेगा, और ये सारा कुछ आपको लिख कर देखना है, और ये 2 होमवर्क आपको आज रहेंगे, दोनों क्वेश्चंस क्वेश्चनियर्स के। ओके क्वेश्चनियर में थोड़ा लेंदी भी होगा, तो भी आप सिर्फ पॉइंट वाइज मैनर में नोट्स में मैंने जितना दिया उतने ही आप लिख के देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है ये बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी खत्म किया, ठीक है। चलो आज का सेशन दोस्तों यहाँ तक रोकते हैं। यस, अब इसके आगे, अब ये चैप्टर जो बचा है इसमें मैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाऊंगा, यहाँ तक अच्छे से पढ़ो। जो मैंने होमवर्क दिया है वो अभी 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 टाइम वेस्ट मत करना, वो कंप्लीट करो। कल मॉर्निंग का सेशन जो हमारा होगा, ओके तो कल मॉर्निंग का सेशन हम आगे के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डन। तो दोस्तों कल मॉर्निंग का सेशन 7:30 बजे पॉसिबल है। अब कल के दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो, मानता हूँ संडे है। 7:30 मॉर्निंग पॉसिबल है, अब यूट्यूब पे नहीं होगा, अब आगे का सेशन हमारे ऐप पे ही होगा। ओके यूट्यूब पे नहीं होगा। मॉर्निंग 7:30 पॉसिबल है कल का, 7:30 टू 10:30 मॉर्निंग। 7:30 नहीं पॉसिबल। 7:30 AM 7:30 AM क्लास की नोटिफिकेशन बेटा टेलीग्राम में आती है। 8 बजे लेना है, ठीक है। आपके टेलीग्राम ग्रुप में विशाल सर अनाउंसमेंट में आती है क्लास की नोटिफिकेशन। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने? ये तो अभी अपलोड हो जाएगा, ये तो अभी आधी 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा लेक्चर। और तुमको अपलोड क्यों चाहिए जब मैंने यूट्यूब लिंक दिया? ठीक है, इसके आगे ऐप में होगा सेशन, कल का लेते हैं ना 7:30 को, ठीक है। चलिए हम टाइम फिक्स करते हैं 7:30 AM। तभी भी अगर कोई यहाँ पे टाइम चेंज हुआ तो सिर्फ कल के दिन फिर हम टाइम फिक्स कर देंगे, सिर्फ कल के दिन थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि मैं अभी एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ तो कभी कभी रात को सोने में लेट हो जाता है मेरे को, और सिनारेस्ट और एंटीबायोटिक ले रहा हूँ तो भी ठीक नहीं है। तो कभी अगर मुझे लेट हो गया सोने में तो भी मैसेज देख लेना, आइदर 7:30 या फिर 8:30। वैसे तो हम टाइम फिक्स कर लेते हैं, कल का मॉर्निंग का सेशन 7:30 को ही होगा, अगर टाइम चेंज हुआ तो 8:30 को होगा। तो जो अभी टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड नहीं है तो आइदर 7:30 या नहीं हुआ तो फिर 8:30, अदरवाइज मैं टाइमिंग टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये कल मॉर्निंग का सेशन रहेगा, 3 घंटे का सेशन रहेगा हमारा, पूरा पूरा 3 घंटे का सेशन रहेगा, ठीक है।
थैंक यू शौर्य, थैंक यू बेटा। तो चलो एक बार फिर से, कल 7:30 को डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट 7:30 को रहेगा। अगर चेंज हुआ, क्योंकि मेरी एंटीबायोटिक लेने की वजह से अगर मुझे लेट हो गया ओके सोने में, तो वो 8:30 को रहेगा, सेकंड स्लॉट 8:30 को रहेगा। अगर लेट हुआ तो, अदरवाइज 7:30 मॉर्निंग क्लियर है। ठीक है, ओके डन। चलो, थैंक यू सर, आई क्लियर माई सी बिकॉज ऑफ जीएसटी, विशाल सर, थैंक यू बेटा। ऐप में क्या इश्यू जा रहा है? ठीक है, कल का मॉर्निंग का लेक्चर मैं यूट्यूब पे ले लूँगा, कल मॉर्निंग का लेक्चर यूट्यूब पे ले लूँगा, पर आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने गूगल, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है। आपने वो फिल किया है क्या ऐप के लिए? गूगल फॉर्म फिल किया है क्या आपके लिए? कल ले लूँगा लगेच तो यूट्यूब पे मैं। आपके जो भी टेक्निकल इशू है, तो कल जो है आप वो, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वो यूज़ करो, फिल करो, कल कॉल आ जाएगा आपको। ठीक है, जिसका ऐप में दिक्कत जा रही है बेटा, वो फिर डाउनलोड करके ही देखो। ओके, डाउनलोड करके ही देखो, क्योंकि मैं ऐप चला रहा हूँ, मेरी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड भी ओके है। मैं नहीं कर सकते हम, फिर वो डाउनलोड करके ही देखो, कल मॉर्निंग का मैं यूट्यूब पे ले लूँगा। ठीक है, फिर आप डाउनलोड करके ही देखो, मैं डाउनलोडिंग का मैं इमीडिएट सेम लेक्चर दोपहर तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, पहले देखो, कोशिश करो, सॉल्व होता है तो ओके, नहीं तो डाउनलोड करके। ओके।